अस्सलामुअलैकुम। 3 दिन तक ये हंगामे रहे और मैं दुल्हा बना रहा। मुझे इन फजूल बातों से उलझन हो रही थी। ना दोस्तों से मिलना, ना कोई दूसरा काम, हर वक्त घर वालों के सामने रहो। चुनाचे तीसरे दिन मैंने वालदा साहिबा से साफ कह दिया, बस अब ये हंगामे ख़त्म किए जाएं। कल से मैं घर पर नहीं रहूँगा। फिर कहाँ जाओगे बेटे? वालिदा साहिबा ने पूछा। अपने दोस्तों से मिलूंगा और अपने मशागिल शुरू करूंगा। लेकिन अब्बा जान कह रहे थे कि अब तुम्हें तन्हा ना छोड़ा जाए। वालदा साहिबा ने कहा। खैरियत, नाना जान को क्या सूझी? उनकी बात भी ठीक है मेरे लाल। खुदा तुझे हर आफत से बचाए, चश्मे बददूर। तूने काम ही ऐसा किया है कि दोस्त दुश्मन जो सुनता है दांतों में उंगली दबाकर रह जाता है। लेकिन बेटे, मूजी जख्मी होकर निकल गया है। कौन मूजी? वही मनहूस करण सिंह। तो फिर तू नहीं समझता मेरे लाल, अब वो तेरा दुश्मन होगा। ठीक है, अगर उसने कोई हरकत की तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मैंने कहा। मान जा मेरे लाल, तेरे अब्बा जी फिक्रमंद हैं और मैंने सुना है कि हमीदा के घर वाले सामान बांध रहे हैं। अरे क्यों? चुपके से कहीं रूपोश हो जाएंगे, करण सिंह से डरते हैं। वो उन्हें जीता नहीं छोड़ेगा। ला हौल विला कुव्वत। मैं हमीदा को इस कदर बुज़दिल नहीं समझता था। मूजी से सभी डरते हैं। हमीदा के घर तो उस दिन से हांडी भी नहीं चढ़ी। इंतहाई बेवकूफ़ हैं वो सब के सब। मैं अभी हमीदा के घर जाऊंगा, मैंने कहा। अरे नहीं, अभी क्या ज़रूरत है? सुन तो। वालदा साहिबा मुझे पुकारती रह गईं, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। हमीदा की बस्ती छोड़ने की खबर सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं उसे उसकी बुज़दिली पर लान तान करना चाहता था। मैं तेज़ी से बाहर आया और अपना घोड़ा लेकर हमीदा के मकान की तरफ चल पड़ा। फासला ही कितना था। जल्द ही मैं हमीदा के मकान पर पहुंच गया। दरवाज़ा खुला था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उस वक्त आलिम अली, जो हमीदा के सामने वाले घर में रहते थे, बाहर निकल आए। उन्होंने झुककर मुझे सलाम किया। हमीदा तो चला गया मियाँ, घर खाली पड़ा है। अरे कब चला गया? कहाँ चला गया? मैंने हैरत व अफसोस से पूछा। आज ही जोहर के बाद गया है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है। वो पांचों बाप बेटे तो घर में छुपे बैठे थे। बुज़दिल कहीं का, मैंने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा और फिर वहां से पलट पड़ा। अभी ज्यादा दूर नहीं निकला था कि 2 सवार आते नजर आए। वो हमारे मुलाजिम थे, दोनों राइफलों और पिस्तौलों से मुसल्ला। चंद साथ में वो मेरे नजदीक पहुंच गए। क्या बात है? खैरियत? मैंने उन्हें घूरते हुए कहा। मालकन ने भेजा है छोटे मालिक, आपके अकेले आने से परेशान हो गई थी। अहमक हैं सब। क्या तुम लोग मुझे बुज़दिल समझते हो, हमीदा की तरह? मैंने गुर्रा कर कहा और दोनों ने सर झुका लिया। अब तुम मेरे पीछे पीछे फिरोगे? क्यों? मालिकन का हुक्म है मालिक, हम तो सिर्फ गुलाम हैं। सुनो, कल से अगर तुम मुझे नजर आए तो तुम दोनों को गोली मार दूंगा। मगर इसमें हमारा क्या कसूर है मालिक, आप खुद सोचें, उन दोनों ने सहम कर कहा। और मैंने सोचा वाकई ये तो दूसरों का कसूर है। तब मैंने किसी कदर नरम लहजे में कहा, ठीक है, तुम उनकी बात मानो, मगर बाहर निकलकर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरे पीछे लगे रहने की जरूरत नहीं, ना ही मेरी कोई बात किसी से कहने की, वरना तुम मेरी आदत जानते हो। बेफिक्र रहे मालिक, हमारी जुबान बंद रहेगी। वैसे मैं अब्बा मियाँ से बात कर लूंगा, आओ, मैंने कहा और वापस चल पड़ा। रह रहकर हमीदा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे दोस्तों की भी वही कैफियत थी। सब के सब घरों में घुसे हुए थे। तब अचानक मुझे दीपू का ख्याल आया और मैंने घोड़े का रुख दीपू के मकान की तरफ कर दिया। दरवाजे पर ही मुझे एहसास हुआ कि कोई खास बात है। दीपू की मासी बाहर निकली। मुझे देखकर उसका रंग जर्द हो गया और उसने कई सलाम कर डाले। सलाम चाची, दीपू घर में है? मैंने पूछा और वो कोई जवाब दिए बगैर अंदर घुस गई। चंद मिनट के बाद बनवारी लाल बाहर निकला। ये दीपू का बाप था। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। उसने भी मुझे सलाम किया और बोला, क्या बात है बनवारी चचा? मैंने ताज्जुब से पूछा। अंदर नहीं आओगे मालिक? पर ये क्यों आए हैं? बनवारी लाल ने बदहवासी से सवारों को देखते हुए पूछा। कोई बात नहीं, दीपू घर में है? मैंने पूछा। हाँ, अंदर आओ मालिक, बनवारी लाल ने कहा और मैं घोड़े से उतर गया। फिर मैं बनवारी लाल के साथ अंदर दाखिल हो गया। क्या बात है बनवारी चचा, तुम बहुत परेशान हो? मैंने पूछा। बुरी सोहबतें, बुरा हशर मालिक, ना जाने किससे झगड़ा कर लिया है, बुरी तरह जख्मी होकर घर आया है, बनवारी लाल ने दुख से कहा और मेरा माथा ठिनका। ना जाने क्यों मेरे जहन में ख्याल आया कि दीपू करण सिंह के अताब का शिकार हो गया है, और हकीकत यही थी। दीपू का पूरा बदन जख्मों से चूर था। उन जख्मों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। चेहरा बचा हुआ था, लेकिन उस पर भी 2-3 जगह छोटे छोटे जख्म थे जो यकीनन जलने के निशान थे। लेकिन बाहिम्मत और दिलेर दीपू की आंखों में वही चमक, वही मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई।
उठ नहीं सकता भैया, माफ कर देना, उसने कहा और मैं खामोशी से उसे घूरने लगा। मेरे होंठ भिंचे हुए थे। बैठ जाओ। और बनवारी लाल ने मुंडा मेरे करीब खिसका दिया। मैं खूंखार निगाहों से दीपू को देख रहा था और मेरे पूरे वजूद में आग भड़कती जा रही थी। भैया के लिए कुछ जुल पानी ले आओ बाबा, दीपू ने कहा। हाँ हाँ अभी लाया, बनवारी लाल ने कहा और बाहर निकल गया। अब कमरे में दीपू और मैं रह गए। मैंने दीपू की आंखों में झांकते हुए फुंकार कर कहा तो उसे शुबा हो गया। दीपू ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा, फिर मुस्कुराता हुआ बोला, होना ही था भैया, चालाक तो वो है। तुमने मना किया था? किया था, मगर उसे बेवकूफ़ बनाना कोई आसान है क्या? उसी वक्त शुबा हो गया। बड़े प्यार से मुझे ले गया और फिर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। गालिबन अजियत के उन लम्हात को याद कर रहा था। फिर वो यकदम चौंक कर बोला, मगर यार भगवान की सौगंध, मुझे ज़रा बराबर अफसोस नहीं है इस बात का। क्या मतलब? कह रहा था इब्राहिम बागा इतना चालाक नहीं है, ये काम किसी और का है। फिर क्या हुआ? बस मुझसे कहता रहा कि जुबान खोल लूं। उसके आदमी मेरी मुरम्मत करते रहे। क्या पूछ रहा था? कह रहा था बस ये बता दूं कि ये जाल किस जाले ने फैलाया था, बस उसका नाम बता दूं। मैं कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, तूने उसे बता क्यों नहीं दिया दीपू? दीपू इस तरह चौंका जैसे किसी ने उसके जले बदन पर मिर्चें छिड़क दी हों। उसके चेहरे से अजियत टपकने लगी। फिर वह भर्राई हुई आवाज में बोला, बता देता। हाँ, मेरे लिए तूने इतनी अजियत क्यों उठाई? मैंने दिलसोजी से कहा। दीपू कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, भगवान की सौगंध, इससे बड़ी गाली कोई और मुझे नहीं दे सकता। उसके लगाए हुए जख्मों से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तेरी बात से, और मुझे जो तेरे जख्मों से तकलीफ हो रही है, ऐसी की तैसी इन जख्मों की। ये जख्म मैंने अपने यार के लिए खाए हैं, उसने कहा। आगे बता दीपू। बस और क्या करता वो? थक गया तो मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया। समझा होगा मैं मर गया हूं। मैंने गहरी सांस ली। कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, दीपू तेरे ख्याल में क्या इस बस्ती में उसके गिरोह के और लोग भी हैं? बज़ाहिर हैं भैया, लेकिन क्या? कोई नहीं कह सकता कि कौन कौन उसके लिए मुखबरी करता है। ये बात मुझे मालूम है कि उसने मुखबरों का भी जाल फैलाया हुआ है। इसका मतलब है कि उससे तेरी जिंदगी की खबर मिल गई होगी। ख्याल तो मेरा भी यही है। तू घर तक कैसे पहुंचा? भगवान ने मेरी हड्डियां बड़ी मजबूत बनाई हैं। बस कोई हड्डी नहीं टूटी और सारे काम ठीक हो गए। मैं खिसकता हुआ सड़क तक पहुंचा और फिर एक बैलगाड़ी में यहां पहुंचा। बैलगाड़ी वाले से क्या कहा तूने? उसे मैंने एक फर्जी कहानी सुना दी। दीपू मुस्कुराने लगा। उस वफादार दोस्त के इस एहसार ने मुझे बहुत मुतासिर किया। यूं तो मेरे जहन में बहुत से ख्यालात आए, लेकिन इस वक्त उनके बारे में सोचना मुनासिब नहीं था। दीपू की हालत काफ़ी ख़राब थी। मैं अभी आया, मैंने अचानक उठते हुए कहा, और दीपू चौंक पड़ा। लेकिन मैं उसका इंतज़ार किए बगैर बाहर निकल आया, जहां मेरे बॉडीगार्ड मुस्ताद खड़े हुए थे। मैंने उनमें से एक को हुक्म दिया कि फ़ौरन जाए और घोड़ा गाड़ी तैयार करा कर ले आए। किसी से कुछ पूछने या कहने की ज़रूरत नहीं, बस साईं को मेरा नाम ले देना। और सवार ने गर्दन झुका दी। मैं अंदर वापस पहुंच गया। बनवारी लाल एक गिलास में दूध ले आया। मुझे ख्वाहिश नहीं थी। दीपू को खुश करने के लिए मैंने दूध ले लिया। दीपू को अपने साथ ले जा रहा हूँ बनवारी चचा, मैंने कहा। बनवारी लाल चौंक पड़ा। कहाँ छोटे मालिक? अपने घर, इसका इलाज कराऊंगा। ये भी तो तुम्हारा घर है मालिक, वहां इसे आराम रहेगा। तुम फिक्र मत करो, दीपू मेरा दोस्त है, मैं हर तरह से इसका ख्याल रखूंगा, मैंने कहा। जैसी मर्जी मालिक, मैं मना करने वाला कौन? बनवारी लाल ने जवाब दिया। हाँ, तुम्हें तकलीफ होगी। दीपू ने तकलीफ किया और मैंने उसे डांट दिया। घोड़ा गाड़ी आ गई तो मैं दीपू को घर ले आया। दीपू ने ज्यादा पसोपेश नहीं की, ना ही मेरे मामले में वालिद साहिब और वालदा साहिबा ने दखल दिया। कोई बुरी बात तो थी नहीं, और फिर इन मामलात में वालिद साहिब भी पेश थे। चुनाचे दीपू की तीमारदारी में उन्होंने भी काफ़ी दिलचस्पी ली। ज़रा सी चीज़ों के लिए सवार शहरों में दौड़ा दिए जाते। एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने दीपू को ठीक कर दिया। मेरे जैसी वहशत फितरत के मालिक शख्स की इस दिलचस्पी ने दूसरों को हैरान कर दिया। खुद दीपू बेहद शुक्रगुजार था। उन दिनों दोस्तों की महफिल भी नहीं जम रही थी और मेरी दूसरी दिलचस्पियां भी तकरीबन ख़त्म हो गईं। यहाँ तक कि दीपू अपने कदमों पर खड़ा हो गया। अब मुझे आज्ञा दो भैया, तुमने मेरे ऊपर जितनी कृपा की है मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। अगर तुमने फजूल बातें की तो इस बार मैं तुझे लंगड़ा ही कर दूंगा। तुम्हारे हाथों मौत भी आ जाए तो चिंता नहीं। दीपू, मुझे तुझसे एक ज़रूरी काम है, मैंने दिल की बात उससे कह दी। हुक्म दो भैया, प्राण त्याग दूंगा तुम्हारे एक इशारे पर। मुझे करण सिंह का पता बता दो। वह चौंक पड़ा। मैं जानता हूं कि तुझे उसके बारे में अच्छी तरह मालूम होगा, मगर इसकी क्या ज़रूरत है भैया, उसने परेशानी से कहा। मैं उससे तेरा इंतकाम लूंगा। इसकी ज़रूरत नहीं भैया, तुमने तो उसे उस रात ही बहुत बड़ा सबक दे दिया।
तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं हुआ, उसके 6 साथी तो मारे गए और 4 शदीद जख्मी हो गए, ऐसे कि उनमें से कोई किसी वक्त भी मर सकता था। वो तो होना ही था, लेकिन मेरा इंतकाम अपनी जगह। नहीं भैया, मैं तुम्हें यह खतरा मोल नहीं लेने दूंगा। मगर इसकी जरूरत नहीं है भैया, आखिर तुमने कौन सी कसर छोड़ दी। करण सिंह ने जहां कहीं डाका डालने का प्रोग्राम बनाया, पूरी तरह कामयाब रहा। तुमने पहली बार उसका गुरूर तोड़ा है। दीपू, तुम्हारी सारी बातें बेकार हैं। मैं तुमसे सिर्फ उसका पता मालूम करना चाहता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा भैया। ठीक है दीपू, थोड़ी सी वफादारी तो उसके लिए भी होनी चाहिए। आखिर तुमने उसका नमक खाया है, यूं ही समझ लो। फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती बेमायनी। मैं हर चीज को अपनी मलकियत समझता हूँ। एक चीज या तो सिर्फ मेरी हो सकती है, या फिर मुझे उसे कोई वास्ता नहीं होगा। तुम समझते क्यों नहीं भैया? दीपू परेशानी से बोला। तुम जा सकती हो दीपू, और उसे देख लो, मैं उसे तलाश कर लूंगा। वो एक नहीं है भैया, वो बेहद चालाक है, बहुत खतरनाक है वो। मैं तो तुम जा सकते हो दीपू, और आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुमने करण सिंह को तलाश करने की कोशिश की तो मैं मजबूरन जिम्मेदार साहब से बात करूंगा। दीपू ने धमकी दी। अगर तुमने करण सिंह की तलाश शुरू ही करनी है तो जो तुम्हारा दिल चाहे करो, उसने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और दीपू के पास चलाया। मेरी जिद्दी फितरत उसके खिलाफ नहीं चाहती थी। दीपू ने मुझे तलाश किया होगा, लेकिन मैं उसके सामने नहीं आया और करण सिंह की तलाश के प्रोग्राम बनाने लगा। मेरे ज़हन में अब सिर्फ एक बात थी, किसी तरह करण सिंह को तलाश करके उसे ललकारूं, और इस धुन में मैंने दूसरी सारी तकरीबात तर्क कर दी। दीपू के बारे में मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो किसी तौर पर करण सिंह का पता नहीं बताएगा। इस सिलसिले में मैंने मुख्तलिफ अंदाज में सोचा। मैंने सोचा था कि दीपू को पकड़कर वालिद साहब के सामने पेश करूं और उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दूं कि दीपू क्या करता था। उनके जरिए दीपू की जुबान खुलवाऊं, लेकिन फिर दीपू उन्हें इसकी वजह भी बता देगा और वालिद साहब जैसे सुलझू शख्स उससे इत्तफाक कर लेंगे। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। फिर उस कमबख्त को तलाश करने की कौन सी तरकीब की जाए। कई दिन मैं सोच में डूबा रहा और एक तरकीब जहन में आ ही गई। वालिद साहब ने मेरे 2 बॉडीगार्ड मुकर्रर किए थे। आखिर क्यों? यकीनन इस खदशे के तहत कि करण सिंह को पता चल जाएगा कि उसे बदतरीन शिकस्त किसने दी थी और फिर वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो क्या उस अहमक को अब तक इस बात का पता नहीं चल सका होगा? हालांकि वो बहुत चालाक आदमी है। तुम इसे दीवानगी ही कह सकते हो। मैं इंतहाई अहमकाना अंदाज में करण सिंह के पीछे पड़ गया। इसकी फिक्र तो करण सिंह को होनी चाहिए, चोट तो उसने खाई थी। और फिर तन्हे तन्हा अगर मैं उसकी किच्चार में घुस जाता तो इसका नतीजा क्या निकलता? लेकिन जवानी आप सब पर आई होगी या आने वाली होगी, और जवानी की सोच, ताकत का नशा आपने भी महसूस किया होगा। किस बात की परवाह होती है? करण सिंह के नाम से पूरा इलाका कांपता था। लोग उसके साए से बचने की कोशिश करते, लेकिन मैं उसकी तलाश में था और जुनून इस हद तक सवार हो गया कि बाकी सब कुछ भूल गया। काफी दिन गुजर गए। दीपू ना जाने कहाँ रूपोश हो गया। बॉडीगार्ड अब भी मेरे पीछे लगे फिरते थे, लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा था। और फिर मैंने एक दिन फैसला कर लिया। अच्छी खासी तैयारियां की, खाने पीने का सामान लिया, एक पिस्तौल और कारतूस वगैरह भी असलहा खाने से मार लिए गए और सारी चीजें अमीर चंद के यहाँ छुपा दी गईं। उस दिन तैयार होकर निकला। बॉडीगार्ड हस्बे मामूल मेरे साथ थे। रहीमुद्दीन के बंगले पर पहुंचकर मैं घोड़े से उतर गया और फिर मैंने बॉडीगार्ड से कहा कि वो मेरा दूसरी तरफ इंतजार करें और जब तक मैं आवाज ना दूं इस तरफ ना आए। आज तक मैंने उनसे ताउन किया था, इसलिए किसी को मेरी तरफ से शुबा ना हुआ। मैं घोड़े की लगाम पकड़े दूसरी तरफ चला गया और दोनों बेवकूफ आराम से बैठ गए। दूसरी तरफ पहुंचते ही घोड़े पर सवार हुआ और मैं एक लंबा चक्कर लेकर घोड़ा बस्ती की तरफ छोड़ दिया। मैं सीधा अमीर चंद के यहाँ पहुंच गया और फिर मैंने उससे सारा सामान तलब किया। अमीर चंद अंदर से सामान ले आया। कहीं जा रहे हो छोटे मालिक? उसने पूछा। हाँ। कहाँ? बेकार सवाल नहीं करते, मैंने सख्त लहजे में कहा और अमीर चंद खामोश हो गया। सामान घोड़े पर बार करके मैंने अमीर चंद को घूरा। इन चीज़ों के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर इसके खिलाफ हुआ तो नहीं होगा मालिक, पर कब तक वापस आ जाओगे? जल्द ही, परवाह न करो, मैंने कहा और घोड़े को एड़ लगा दी। ना जाने क्यों दिल में अनोखी तरह की खुशी थी और मैंने घोड़े को हवा की तरह छोड़ दिया। किसी सिमत का तयन मैं नहीं कर सकता था और सच्ची बात है कि मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। आज उस वक्त के बारे में सोचता हूँ तो हंसी आती है। कैसी अहमकाना हरकत थी। बहरहाल चलता रहा। रास्ते में छोटी छोटी बस्तियां पड़ी, लेकिन मैं उनसे दूर निकल गया। बहुत से लोग मुझे जानते थे। मैं कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था। फिर शाम एक जंगल में हुई और वहीं आराम करने का फैसला किया। घोड़े के लिए भी सब्ज घास थी और मेरे लिए खाने पीने के सामान की काफ़ी मिकदार। किसी भी किस्म की फिक्र नहीं थी।
सिवाय इसके कि करण सिंह का निशान मिल जाए। खाने पीने के बाद मैं सुकून से लेट गया। मेरी फितरत के पहलू इब्तदा ही से शानदार थे और शायद यही फितरत मुझे उस मंजिल तक ले आई थी जो आज हर निगाह में मेरी शख्सियत को गिरा देती है। खैर, ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। बेचैनी सी थी, नींद नहीं आ रही थी। काफी देर के बाद मैं हैरत अंगेज तौर पर मुतमईन हो गया और फिर सुकून की नींद आई। दूसरे दिन चढ़े जागा तो तबीयत बेहद खुशगवार थी। मेरा घोड़ा मुझसे कुछ फासले पर था। मुझे जागते देखकर ही नींद आया। शायद सुबह बखैर कह रहा था। मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया और फिर ज़रूरियात से फारिग होने के बाद नाश्ता वगैरह किया। सामान दुरुस्त करके घोड़े को बुलाया और सामान उस पर बार करके चल पड़ा। कोई मंजिल नहीं थी। ज़हन में सिर्फ एक एहसास था और आंखें कुछ तलाश कर रही थीं। दोपहर, शाम, रात और फिर सुबह। जहन में हल्का सा खाका आया। कोहराम मच गया होगा। नाना जान बुलवाए गए होंगे। तफ्तीश की जा रही होगी। बेचारे बॉडीगार्ड्स की शामत आ गई होगी। मन्नतें मानी जा रही होंगी। चढ़ावे चढ़ाए जा रहे होंगे। खास तौर पर अम्मा भी ने आसमान सर पर उठा रखा होगा। ना जाने क्या क्या हो रहा होगा। कमाल के लोग हैं दुनिया वाले भी। उस पर अपना हक जताते हैं जिस पर उनका कोई हक नहीं होता। ठोकर लगी, गिर गए, मर गए, कहानी खत्म। लेकिन कोई माँ है, कोई बाप है, कोई चचा है, कोई नाना है। सब के सब मोहब्बतों के गोदाम। लेकिन किस कदर मोहताज होते हैं ये सब। कुछ भी तो नहीं कर सकते उसके लिए जिस पर इसके सारे दावे रखते हैं। फिर सारी मोहब्बतों को मिट्टी के अंबार तले दबा देते हैं और मुतमईन हो जाते हैं। मेरी तो राय है कि दुनिया में कोई किसी को ना चाहे, कोई किसी के लिए ना सोचे। बस फ़राइज़ हों जिन्हें पूरा किया जाता रहे। फ़र्ज़ पूरा हो तो इंसान आसानी से दूसरे को भूल जाए, फिर कोई भी वास्ता ना रखे उससे। इस सहरा गर्दी ने, तन्हाई ने, बाहर के मौसम ने मुझे बहुत से तजुर्बात दिए। मेरी सोच गहरी कर दी। मैं बस्तियों से कतराता, वीरानों की खाक छाना करता, जहाँ मैं होता और मेरा घोड़ा। किसी से तबादला ख्याल नहीं। ऐसे में ये उल्टे सीधे ख्यालात ही मेरे साथी थे। अंदाजन 15-20 दिन हो गए घर से निकले हुए। इंतहाई एहतियात से खर्च की जाने वाली खुराक अब एक आध दिन के लिए और रह गई। पैसे मेरे पास काफ़ी थे। खुराक ख़त्म हो जाना कोई मसला नहीं था। किसी दिन क्या, बल्कि दूसरे ही दिन किसी बस्ती से खाने पीने की चीज़ें खरीद लूँगा। रही पानी की बात तो उसकी कोई मुश्किल नहीं। खुदा तरस इंसानों ने गुजरगाहों पर कुएं खुदवाए हुए थे जहाँ पानी बआसानी हासिल हो जाता। चुनाचे मैंने ये फैसला कर लिया कि दूसरे दिन कोई और बस्ती तलाश करूँगा। और ये शाम मैंने एक बस्ती से थोड़े से फासले पर गुजारी। बस्ती यहाँ से काफ़ी दूर थी। कौन सी बस्ती है इसके बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं। बस मैंने खलियानों के ढेरों और तरकारियों के खेतों से यह अंदाज़ा लगा लिया कि कोई बस्ती नज़दीक है। घोड़े को मैंने खलियानों में छोड़ दिया। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। पलकें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, लेकिन जहन नींद से बगावत कर रहा था। अचानक मैंने आहट सुनी और आंखें खुल गईं। मैं संभल गया। पिस्तौल के दस्ते पर मेरे हाथ पहुंच गए और आहिस्ता से मैंने पिस्तौल निकाल लिया और फिर दम साध कर दोबारा आहट सुनने लगा। अब बाकायदा कदमों की चाप सुनाई देने लगी। फिर एक इंसानी हैवला खलियानों के उस तरफ नजर आया और इसके साथ ही एक आवाज़ सुनाई दी, स्वरूप। मैंने गहरी सांस ली। उस आवाज़ ने कानों में शहरीनी घोल दी और मैंने एक अरसे के बाद किसी इंसान की आवाज़ इतने करीब से सुनी, वो भी नुस्वानी। बदन में एक अनोखी सी सनसनी फैल गई। सरोपा। आवाज़ इस बार तेज थी। कहाँ छुप गया है? बाहर निकला। मुझे डर लग रहा है। आवाज़ आई और मैं बेआवाज़ खड़ा हो गया। मैंने तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखा। जवान औरत थी, देहाती लिबास में मलबूस। लेकिन इतनी रात गए, इन खलियानों में ज़रूर कोई गड़बड़ है। मुझे बस्ती याद आ गई। मेरी ज़िंदगी की पहली औरत, वो कमबख्त भी किसी दूसरे के चक्कर में थी और ये औरत ने मुझे देखा। वो खलियानों की दूसरी तरफ निकल गई। मैं उसे देखता रहा और मेरे जहन में शैतान करवटें बदलने लगा। बचकर नहीं जानी चाहिए। इतने दिन की खुश्क साली के बाद तो बारिश के चंद छींटे पड़े हैं। अगर मैं अब भी प्यासा रहूं तो ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन फिर एक बार मुझे संभलना पड़ा। खलियानों की दूसरी तरफ कोई और आ रहा था। यकीनन स्वरूप होगा। और जब ये दोनों होंगे तो मेरी क्या हैसियत होगी? स्वरूप को नहीं होना चाहिए, मैंने सोचा और तैयार हो गया। फिर जब स्वरूप मेरे नज़दीक पहुंचा, मैंने इत्मीनान से अकब से उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया। दूसरे हाथ से मैंने उसका मुंह भींच लिया। दुबला पतला मरियल सा आदमी था। मुंह से शराब के भभके उठ रहे थे। 2-4 बार हाथ पांव हिलाए और फिर मेरे एक घोंसे में हवास छोड़ बैठा और मुर्दा छिपकली की मानिंद औंधे मुंह गिर पड़ा। अब कोई खतरा नहीं था। मैंने उसे खलियानों के ढेर में इस तरह डाल दिया कि दम घुटने से मरना जाए। फिर मैं खलियानों की आड़ से निकल आया और इसके बाद मैंने जानबूझकर कदमों की आहट पैदा की। नतीजा खातिर ख्वाह हुआ।
दूसरे लम्हे औरत दौड़ती हुई मेरी तरफ आई। ये तेरे आने का समय है, कितनी देर से तेरी बाट तकूं हूं। औरत जात हूं, अंधेरे में इतना डर लग रहा था कि क्या बताऊं। इतनी दूर आना आसान बात नहीं है, पर तेरे प्रेम में दौड़ी आऊंगी। आज तो कुत्ते भी भौंकने लगे। वो एक ही सांस में इतना कह गई, लेकिन मैं खामोश रहा। बोलता क्यों नहीं रे? मुंह में घूंगियां डाले खामोश क्यों खड़ा है? वो एक कदम और आगे बढ़ाई। फिर खूब दारू चढ़ाया होगा। कितना कहूं कि दारू तेरी जवानी को घुन की तरह खा जाएगी, मगर पापी मानता ही नहीं। अब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। बोलता क्यों नहीं रे? उसने मेरे गिरबान पर हाथ डाल दिया। क्या बोलूं, समझ नहीं आता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेरे बदले हुए लिबास ही ने उसके औसान खता कर दिए। या गिरबान पर हाथ डालते ही उसे एहसास हो गया था कि मैं उसका स्वरूप नहीं। उसके मुंह से चीख निकल गई। वो कई कदम पीछे हट गई। कौन है रे? उसके मुंह से बमुश्किल आवाज निकल सकी। कोई भी हूं, स्वरूप नहीं हूं, मैंने जवाब दिया। यहां क्यों आया है? मैं नहीं आया, तू आई है, मैंने हंसकर कहा। मुझे जाने दे, भगवान के लिए मुझे जाने दे, उसने सहमी हुई आवाज में कहा। अजीब पागल है, मैंने तुझे कब रोका है, मैंने जवाब दिया। तो मैं जाऊं? तेरी मर्जी है। फिर तेरा स्वरूप तो नहीं आया, और शायद आएगा भी नहीं। वो दारू के नशे में कहीं औंधा पड़ा होगा। हाँ, तू अगर चाहे तो आज रात मुझे स्वरूप समझ ले। हम अंधेरे के साथी होंगे। ना तू इस तारीकी में मेरी शक्ल देख सकेगी, ना मैं तेरी। हम अंधेरे ही में मिलेंगे और अंधेरे में दूर हो जाएंगे। बोल, क्या ख्याल है? मैं आगे बढ़ाया। हाय राम, जाने दे, मुझे जाने दे। शोर मत मचा, मैं तुझे खा नहीं जाऊंगा। अब आ ही गई है तो नामुराद क्यों जा रही है? मैं तेरा खून कर दूंगी। मुझे हाथ मत लगा, पीछे हट जा, पीछे हट जा। वो मस्त सी आवाज में बोली। स्वरूप तेरा कौन है? मैंने पूछा। कोई भी हो, तुझे क्या? अब तो बहुत कुछ है मेरी जान, अब नखरे मत कर। आ देख, मेरी बाहें स्वरूप से ज्यादा मजबूत हैं, और मैं दारू भी नहीं पीता। मैं छलांग लगाकर उसके करीब पहुंच गया। मुझे अंदाजा हो गया कि वो आसानी से शिकार नहीं होगी, और मैं हाथ आए हुए शिकार को हाथ से निकलने देना नहीं चाहता था। खास तौर से ऐसी सूरत में जबकि मुझे काफी दिनों से इंसानों का कुरब नहीं मिला था। औरत तो दूर की बात है, उसने एक जोरदार चीख मारी। गो बस्ती बहुत दूर थी, लेकिन उसका चीखना किसी हैसियत से खतरनाक भी हो सकता था। मैंने पिस्तौल निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया। अगर तुमने दूसरी चीख मारी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, समझी? मैंने घुर्राते हुए कहा। पिस्तौल देखकर उसकी आवाज गुम हो गई। उसकी आंखें खौफ से फट गईं। हल्की सी कपकपाहट तारी हो गई। आओ मेरे साथ, मैंने उसके शाने पर दबाव डालते हुए कहा। अब उसमें किसी किस्म की इनकार की जुर्रत नहीं थी। मैं उसे खलियानों में ले आया, और फिर वो खौफजदा अंदाज में मेरे अहकामात की तामील करती रही। जिस्मानी तौर पर अल्लड़ दोशीज़ा नहीं थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 27-28 से किसी तौर कम न होगी। ना जाने स्वरूप से उसका क्या रिश्ता था। बहरहाल इब्तदा खौफ और मजबूरी से हुई, लेकिन थोड़ी देर के अंदर वो भूल गई कि मैं स्वरूप नहीं। उसके दिल ने मुझे स्वरूप मान लिया, जिसका अमली मुजाहरा भी होने लगा। फिर जब पिछले पहर के चांद ने सर उभारा तो वो मेरी आगोश में मुंह छुपाए लेटी और जाग रही थी। नींद मेरी आंखों से दूर थी। उसके नरम बदन की लतीफ हरारत मेरे रगो पै में सरायत कर रही थी, और फितरत के राज जाहिर हो रहे थे। औरत सिर्फ मर्द के जज्बात की तस्कीन का जरिया नहीं, उसका नरम लम्स रूह को भी सरूर बख्शता है। हमारे सोचने का अंदाज है। गलियों में, सड़कों पर, मकानों पर, खिड़कियों में, तफरी गाहों में, क्लबों में, पार्कों में हमारी पुरअसर हवस निगाहें उसे टटोलती हैं। हमारे अंदाज में सिर्फ दरिंदगी होती है, फाड़ खाने का जज्बा होता है। हालांकि अगर गौर किया जाए तो इस हकीकत को तलाश करने में दिक्कत नहीं होती कि रात मर्द की मर्दानगी की बका है। वो कुदरत का अजीम तोहफा है जो मर्द को दिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ तन्हाई की शिकायत की थी, उसके ज़हन में औरत नहीं थी। लेकिन खालिक हकीकी ने उनकी कमी से एक ऐसी सिनफ तख्लीक की जो अब तक मर्द के लिए बाइसे तस्कीन होगी। सिर्फ पुरकशिश बदन की हामिल नहीं, मोहब्बत करने वाली भी, माँ भी, बहन भी, बेटी भी। जितने रिश्ते उसकी ज़ात से मंसूब हैं, सब के सब मुकद्दस। हर रिश्ते में अजमत है, हर रिश्ते में मोहब्बत का सबक। यूं खालिक अजीम का ये तोहफा हमारे लिए इस कदर हकीर तो नहीं कि हमारी जो निगाह उसकी जानिब उठे गलाजत में लुथड़ी हो। लेकिन अगर गौर किया जाए, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, शायद मेरे जज्बात में पाकीज़गी भी है, लेकिन मैंने इंसाफ से काम लिया है। मैंने खुद को खूबसूरत गलाजत में मलफूफ करके तुम्हारे सामने पेश नहीं किया, बल्कि पहले मैंने अपनी फितरत, अपनी शख्सियत के घिनौने पहलू बेनकाब किए हैं, जिन्होंने मुझे तजुर्बा बख्शा। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम मेरे तजुर्बात से फ़ायदा उठा लो, तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है।
जरूरी नहीं है कि वो खुद को आजमाइशों में डालकर अपनी जिंदगी के बेशकीमत लम्हात ज़ाया करे। उसने गर्दन उठाई और चांदनी में मेरी शक्ल देखने लगी। फिर उसके हाथ मेरे चेहरे पर पहुंच गए। कौन हो? बड़े सुंदर हो, उसने आहिस्ता से कहा। स्वरूप से अच्छा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। स्वरूप तो तुम्हारे चरणों की धूल भी नहीं हूं, मैंने कहा। हाँ, बस वो पापी ऐसे ही मेरे मन में आ गया था, मगर अब तुमने उसे मन से निकाल दिया। मैंने नहीं, वो शर्मा कर बोली। फिर तुमने? ओह, मैंने तंज़ी अंदाज में गर्दन हिला दी। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पूछा। मेरा नाम? मैंने जल्दी से सोचा। मेरा नाम लाल कुंवर है। लाल कुंवर? उसने मेरा नाम टॉफी की तरह चूसते हुए कहा। तुम्हारा क्या नाम है? लाजो, उसने जवाब दिया। बस्ती में रहती है? हाँ। तेरी बस्ती का क्या नाम है? जवालापुर, उसने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। तुम कहाँ से आए हो? बहुत दूर से, बस आवारा फिरता हूँ। राजकुमार हो? जो तू समझ ले, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सूरत से तो राजकुमार ही लगो हो। तू बस्ती में क्या करती है? तेलन हूँ, उसने साफ गोई से काम लिया। पति नहीं है तेरा? था। कहाँ गया? मर गया। ओह, बेवा है? हाँ। कितना अरसा हो गया? 5 साल। स्वरूप कौन है? गंगू बनिया का बेटा मेरे पीछे पड़ गया है, वरना मैं तो कोल्लू से तेल निकालती हूँ, बेचती हूँ और फिर पेट भर लेती हूँ। पर इस पापी ने धर्म भ्रष्ट कर दिया, लाजो ने बताया। मगर तुम बस्ती से इतनी दूर क्यों आते हो? किसी को पता चल गया तो निकाल दिए जाओगे, दोनों के दोनों। विधवा का पाप तो मुआफी के काबिल नहीं होता। फिर अब मैं क्या करूं? पापी स्वरूप ने बदन की चिता फिर जला दी है। मैंने तो इस चिता के शोलों को 4 साल से बुझा रखा था, पर अब। वो खामोश होकर कुछ पूछने लगी, फिर चौंक पड़ी। अब मैं जाऊं? बहुत देर हो गई है। बस्ती में कुत्ते बहुत हैं, कोई जाग गया तो बुरा होगा। जैसी तेरी मर्जी। मगर तुम यहाँ कब तक रहोगे? क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। कल नहीं मिलोगे? वो पुरशोक अंदाज में बोली। और स्वरूप का क्या होगा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। चूल्हे में जाए कर मुंह जला, मैं उसे बता दूंगी। अब तुम्हारे बिना मन ना ही लागेगा प्रीतम, वो मेरे शाने से सर टिकाकर बोली। ठीक है, कल मुझे यहाँ आवाज दे देना, मैंने जवाब दिया। दिल में सोचा था कि इस बारे में सोचूंगा। अगर कल रात तक यहाँ रुकने की जरूरत पड़ी तो लाजो के लिए एक रात और सही। तो अब मैं जाऊं लाल कुंवर? उसने प्यार से पूछा और उसकी आवाज के जवाब में एक धमाका सुनाई दिया और फिर उसके बाद लातादाद धमाके। हाय राम, लाजो के मुंह से निकल पड़ा और फिर वो मुझसे लिपट गई। दूसरी तरफ शायद खलियानों में स्वरूप होश में आ रहा था। उसकी कराह की कई आवाजें उभरी, लेकिन मैं उन धमाकों के बारे में सोच रहा था। धमाकों की ये आवाजें कान आशना थीं, बंदूकें ही चल रही थीं, लेकिन फायरिंग इस अंदाज में हो रही थी जैसी मैं एक बार और सुन चुका था। यानी उस वक्त जब करण सिंह मेरी बस्ती में दाखिल हुआ और बस्ती वालों को दहशत ज़दा करने के लिए हवाई फायर किए गए। तो करण सिंह इस बस्ती में डाका डालने आया है। मेरे बदन में बिजलियां भर गईं। यकीनन वो करण सिंह है और मैं तो उसकी तलाश में ही भटक रहा था। लेकिन क्या करूं? इस अनोखी शक्ल में क्या करूं? लाजो मुझसे लिपटी हुई थी, लेकिन उस वक्त मैं सब कुछ भूल गया और उस वक्त मुझे सिर्फ ये याद था कि मैं करण सिंह की तलाश में भटक रहा हूं। वो मुझसे थोड़ी दूरी पर है। लाजो, अरियो लाजो, स्वरूप की आवाज़ सुनाई दी। वो मुकम्मल तौर पर होश में आ गया और लाजो एक बार फिर सहम गई। हाय, ये पापी कहाँ से आ मरा, उसने कहा और मुझसे अलहदा हो गई। मैं इस वक्त इन दोनों में दिलचस्पी नहीं ले सकता। मेरे जहन पर करण सिंह सवार था, इसलिए मैं तेजी से अपने मुख्तसिर से सामान के करीब पहुंचा। उसे उठाकर मैंने घोड़े को सीटी के इशारे से बुलाया और उस पर फुर्ती से जैन कसी। ये कौन है? स्वरूप की आवाज़ सुनाई दी। और तू कहाँ चली गई थी? मुझे क्या हो गया था? स्वरूप का नशा अब भी नहीं उतरा था। मैं घोड़े पर सवार हो गया और मैंने घोड़ा बस्ती की तरफ छोड़ दिया। घोड़े को मैंने काफ़ी तेज भगा दिया। थोड़ी देर के बाद बस्ती के करीब पहुंच गया और मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला, वो करण सिंह ही था। उसके आदमी चीख रहे थे, गांव वालों, अपने घरों से निकले तो गोली का निशाना बन जाओगे। अपने घरों में रहो, ये करण सिंह का हुक्म है। अगर किसी घर से पत्थर भी फेंका गया तो उसे राख का ढेर बना दिया जाएगा। और बस्ती वाले सहमे हुए अपने घरों में घुसे हुए थे। किसी घर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी सिवाय एक मकान के। मैं एक तारीख गोचे में खड़ा ठंडे दिल से अपने आइंदा इकदाम के लिए सोच रहा था। दर हकीकत मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने कोई प्रोग्राम बनाया ही नहीं। मैंने सोचा ही नहीं कि अगर करण सिंह मुझे मिल जाए, मेरे सामने आ जाएगा, मैं क्या करूँगा। और उस वक्त यही कैफियत थी, लेकिन मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाया। करण सिंह के मुसल्ला साथियों के सामने कोई कदम नहीं उठाया जा सकता।
अब इंतहाई चालाकी से करण सिंह का ताक़ुब करना चाहिए। वो सिर्फ मेरी निगाहों में रहे और फिर किसी ऐसे मौका पर उसे जा लिया जाए जब वो तन्हा हो। मैंने बस्ती के निकासी के रास्ते का अंदाजा लगा लिया और फिर करण सिंह की वापसी का इंतजार करने लगा। करण सिंह ने ज्यादा देर नहीं लगाई और थोड़ी ही देर के बाद मुझे सीटियां सुनाई दी। ये वापसी की सीटियां थीं जिन्हें मैंने दूसरी बार सुना और मेरे जहन के बहुत से खाने अचानक रोशन हो गए। मेरे जहन में एक खूबसूरत तरकीब आई और मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। करण सिंह के तरीकाकार को मैं किसी हद तक समझ गया। बिलाशुबा वो तालीम याफ्ता आदमी था और नफ्सियाती तरीकों से काम करता। वो अचानक किसी बस्ती में दाखिल हो गया और किसी ऐसी बस्ती का इंतखाब करता जहां उसके नाम की हैबत बैठी होती। उसके आदमी फायरिंग करते अंदर दाखिल होते और बस्ती वालों को दहशत ज़दा कर देते। फिर मुंतखब शुदा मकान में लूटमार करते और जल्द अज जल्द वापस हो जाते ताकि बस्ती वाले होश में ना आ सकें। किसी जगह ज़्यादा देर रुकने का मतलब था खतरा मोल लेना। मुमकिन है बस्ती वाले तैयारियां करके मुकाबले पर आ जाएं। उम्दा तरकीब थी। थोड़ी देर के बाद मैंने घोड़ों पर बैठे हुए डाकुओं को पलटते देखा। वो बड़ी तेजी से पलटे। सीटी का यही मतलब था कि काम हो गया है या फिर जबरदस्त खतरा है, फौरन वापस चलो। जाहिर है तारीख रातों में एक दूसरे की शनाख्त और इंतजार तो नहीं किया जा सकता। जब आखिरी आदमी भी बस्ती से बाहर निकल गया तो मैंने अपना घोड़ा उनके पीछे डाल दिया। मैं इंतहाई होशियारी से उनका ताकुब करता रहा। मेरा घोड़ा जबरदस्त तरबियत याफ्ता था। वो इंतहाई बरकरफ्तारी से सफर करता रहा। रात की तारीकी में मैं रास्ते का तयन भी खो बैठा, लेकिन मेरी निगाहों से उनके घोड़े ओझल न हुए। फिर हम ऊंची ऊंची पहाड़ियों के इलाके में पहुंच गए और मैंने उन पहाड़ियों से इलाके का अंदाजा लगा लिया। ये तरंता का इलाका था। एक बार पहले भी मैं यहाँ आ चुका था। यहाँ से मेरे नाना के गांव करीब थे और दर हकीकत डाकुओं को पोशीदा रहने के लिए इससे उम्दा और कोई जगह नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और फिर मैंने टीले का रुख किया। घोड़ा जितनी बुलंदी तक चढ़ सका मैंने उसे चढ़ाया। फिर उसे उतरकर खुद टीले की चोटी पर पहुंच गया और उस वक्त मेरी खुशी की इंतहा न रही जब मैंने एक पहाड़ी के रोजन में रोशन शुआ को लहराते देखा। मशाल थी जिसे लहरा लहरा कर रास्ते की निशानदेही की जा रही थी। और फिर मैंने देखा डाकू घोड़े पर सवार ही गार में दाखिल हो गए जिसके दरवाजे पर मशाल लहराई जा रही थी। मेरे पूरे बदन में मुसरत की लहरें दौड़ रही थीं। मैंने एक जबरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया। करण सिंह का ठिकाना मालूम कर लेना कोई आसान बात नहीं थी। वैसे मुझे यकीन हो गया था कि इन गारों के अलावा इनका कोई और ठिकाना नहीं, इसलिए मैं मुतमईन हो गया। चुनाचे मैं टीले से नीचे उतर आया। अब मुझे एक और सफ़र करना था। घोड़े ने सख्त मेहनत की थी, लेकिन मैं इसे एक और तकलीफ देना चाहता था। मैं इस पर सवार होकर अपने नाना के गांव समदपुर की तरफ चल पड़ा। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी जिस वक्त मैं गांव में दाखिल हुआ। रास्ते मैंने अच्छी तरह जहन में रखे हुए थे। गांव उस वक्त सुनसान पड़ा हुआ था। गलियों के आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। जाहिर है इस वक्त कहीं कुछ नहीं मिल सकता था। सुबह होने का इंतजार करना था। चुनाचे मैंने गांव के आखिरी सिरे के फैले हुए दरख्त को मुंतखब करके उसके नीचे डेरा डाल लिया। घोड़े को मैंने उस वक्त तक बांध देना मुनासिब समझा और फिर मैं भी सो गया। जिस वक्त जागा खूब धूप निकल आई। सामने ही पनगढ़ था जिस पर पनहारियां पानी भरने की बजाय दूर ही से मेरी तरफ इशारा करके तबसरे कर रही थीं। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हसीन चेहरे नजर आए। तबीयत पर खास खुशगवार असर पड़ा और मुझे लाजो याद आ गई और फिर उसका महबूब स्वरूप। ना जाने बाद में उन दोनों में क्या फैसला हुआ। मैं उठकर बैठा तो पनहारियां घबरा कर अपने काम में मसरूफ हो गईं। तब मैंने घोड़े को खोला और आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब पहुंच गया। लड़कियों, थोड़ा सा पानी मुझे दो और थोड़ा सा मेरे घोड़े को, मैंने कहा। बहुत सी लड़कियों ने मुझे खौफजदा निगाहों से देखा। बहुत सी ऐसी थीं जो नडर थीं और बेखौफी से मेरी शक्ल देख रही थीं। फिर एक पनहारी ने पानी का कलसा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बैठो। मैं बैठ गया। मैंने कलसे का पानी औक से पिया। कई घूंट पानी पिया और फिर खड़ा हो गया। क्या तुम्हारा घोड़ा भी मुंह धोएगा? एक शौक सी लड़की ने पूछा। नहीं, यह सिर्फ प्यासा है। तो इसे उस तरफ ले जाओ जहां पानी पीने की जगह है। मैंने उसके इशारे की तरफ देखा। पत्थर की सिल में गड्ढा डालकर उसे घोड़ों के पानी पीने की जगह बना दिया गया। कई लड़कियों ने अपने कल से उसमें उलट दिए। मैंने उन सबका शुक्रिया अदा किया। मुसाफिर हो बाबू? एक लड़की ने करीब आकर पूछा। हाँ, क्यों? लक्ष्मी कह रही थी कि तुम डाकू हो, उसने बेधड़क कहा। लक्ष्मी कौन सी है? मैंने लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा और एक लड़की सहम कर दूसरी लड़कियों से पीछे हो गई। मैं घोड़े की लगाम पकड़े उसकी तरफ हुआ और लड़कियों के चेहरे जर्द पड़ गए। लक्ष्मी, सामने आओ, मैंने संजीदगी से कहा।
लेकिन वो लड़कियों के पीछे छुपने की कोशिश करती रही। अरे अब सामने आ जा। बड़ी चालाक बन रही थी। जिन लड़कियों के पीछे वो छुपी हुई थी उनमें से एक ने कहा, और दूसरों को धकेलकर खुद भी लक्ष्मी के सामने से हट गई। लक्ष्मी तन्हा खड़ी रह गई। खूबसूरत सी लड़की थी, चेहरे पर शौक ही टपकती थी, लेकिन उस वक्त वो सहमी हुई थी। मैं उसके सामने पहुंच गया और उसकी शक्ल देखने लगा। मैं शक्ल से डाकू मालूम होता हूँ लक्ष्मी? मैंने आहिस्ता से पूछा, और लक्ष्मी ने खौफजदा निगाहों से मेरे ऊपर निगाह डाली। सुंदर भी तो होवे हैं। मैं खौफ के आलम में तो झूठ नहीं बोल सकी और मैं बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। तो तुम्हें यकीन है कि मैं डाकू हूँ? मैंने कहा, और लक्ष्मी परेशान निगाहों से मुझे देखने लगी। बहरहाल लड़कियों, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे और मेरे घोड़े को पानी दिया। लेकिन मैं डाकू नहीं हूँ, बस एक मुसाफिर हूँ जो रात को यहाँ पहुंचा था। सारी बस्ती वाले सो रहे थे, मैं भूखा प्यासा इस दरख्त के नीचे लेट गया। मैंने कहीं डाका नहीं डाला, किसी को नहीं सताया। लक्ष्मी के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नजर आए। फिर वो बोली, मुझे क्षमा कर दें, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। चलो फिर ठीक है। वैसे तुम्हारे बाजार किस वक्त खुल जाते हैं? मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। छोटी दुकानें बाजार की थोड़ी देर में खुल जाएंगी, मगर लक्ष्मी के चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आने लगे। मगर क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, उसने गागर कमर पर रखते हुए कहा। और फिर दूसरी लड़कियों ने भी अपनी अपनी गागरें उठाईं और एक साथ चल पड़ीं। मैं उन लड़कियों को जाते देखता रहा। कई लड़कियों ने मुझे देखा, लक्ष्मी भी उनमें शामिल थी, लेकिन उसकी निगाहों में अजीब से तासुरात थे। फिर उसने गर्दन फेर ली। मेरा मिशन दूसरा है, गांव की अलबेलियों, वरना मैं तुम्हारे दरमियान कुछ वक्त गुजारता। मुझे नाना जान से ताल्लुकात अच्छे ही क्यों ना करने पड़ते। मैं जेरे लब बड़बड़ाया और फिर उसी दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर और यहाँ गुजार कर मैं वापस उन पहाड़ों में जाना चाहता था। तकरीबन 15-20 मिनट इसी तरह गुजर गए। भूख लग रही थी। मैं उठा और मैंने घोड़े पर ज़ैन कसी। फिर मैं घोड़े पर सवार होकर चंद कदम आगे बढ़ा कि दूर से लक्ष्मी आती नजर आई। वो तेज तेज कदमों से इसी तरफ आ रही थी। मैं चौंक पड़ा। घोड़ा आहिस्ता कदमों से उसी तरफ बढ़ रहा था। मैं उसके करीब पहुंच गया और लक्ष्मी ने हाथ उठा लिया। मैंने घोड़ा उसके करीब रोक दिया। लक्ष्मी के हाथ में एक गठरी सी थी। क्या बात है लक्ष्मी? मैंने पूछा। तुम जा रहे हो बाबू? वो उदासी से बोली। हाँ लक्ष्मी, मैंने कहा था ना, मैं मुसाफिर हूँ। मगर तुम भूखे प्यासे भी तो हो। बाजार खुल गया होगा, कुछ लेकर खा लूंगा। मैं तुम्हारे लिए। वो खामोश हो गई। अरे क्या लाई हो? खाना? तो तुम्हें यकीन है कि मैं डाकू नहीं हूँ? मैंने घोड़े से उतरते हुए कहा। हाँ, उसने जवाब दिया। मगर तुमने मेरे लिए तकलीफ क्यों की लक्ष्मी? मेरा घर बहुत दूर है, भागती हुई आई हूँ, वरना देर हो जाती। उसने मेरी बात का जवाब देने की बजाय कहा, अच्छा लाओ, क्या लाई हो? मैंने उसके हाथ से पोटली ले ली। बासी रोटियां, गुड़ और मक्खन था। इसके अलावा पीतल की गड़वी में ताज़ा दूध भी था। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक देहाती दोशीज़ा का खुलूस शामिल था। मैंने वहीं खड़े खड़े ये चीज़ें बड़ी रगबत से खाईं और खाली बर्तन उसे वापस कर दिए। मैं जा रहा हूँ लक्ष्मी, लेकिन तेरी इस मेहरबानी को हमेशा याद रखूंगा। मैं घोड़े पर सवार होकर बोला। मैंने तुम्हें डाकू भी तो कहा था, वो बोली। मैं भूल गया, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर कभी यहाँ नहीं आओगे बाबू? लक्ष्मी बोली। कह नहीं सकता लक्ष्मी, मैंने जवाब दिया और घोड़े को एड़ लगा दी। लक्ष्मी नौजवान थी, मेरी आंखों को भा रही थी, लेकिन उस वक्त मेरा मिशन दूसरा था। ना जाने जहन में कहाँ से शराफत आ घुसी, वरना गांव के छोटे से बाजार से इस्तेमाल की जो मामूली चीज़ें मिल सकती थी मैंने खरीद ली। और फिर मैं रास्ते पर चल पड़ा जो मुझे मेरी मंजिल की जानिब ले जाता। इस बार यह तवील सफ़र मैंने किसी हद तक सुस्त रफ्तारी से तय किया और उस इलाके में पहुंच गया। दिन की रोशनी में मुझे एक नदी नजर आई जो सुस्त रफ्तारी से बह रही थी। यकीनन कुर्बो जवार के किसी पहाड़ी झरने से निकली होगी। धूप के सफ़र ने पानी की तलब पैदा कर दी। मैंने घोड़े को नदी के रुख फेर दिया, लेकिन अचानक मैं ठिठक गया। जो ही मैं एक टीले की आड़ से निकला, मेरी निगाह एक और घोड़े पर पड़ी जो नदी के मुंह में पानी डाले खड़ा था। उसके करीब ही उसका सवार खड़ा था और शायद घोड़े के पानी पी लेने का इंतजार कर रहा था। ये गैर मुतवक्का था। उसने मुझे अच्छी तरह देख लिया था और चौंक पड़ा था। अब छुपने या भागने की कोशिश बेसूद थी। मैं खामोशी से आगे बढ़ा और नदी के किनारे पहुंच गया और फिर मैंने अपने घोड़े को नदी के किनारे पानी पीने के लिए छोड़ दिया। थोड़े फासले पर खड़ा ये शख्स मेरी तरफ ही देख रहा था। चंद मिनट वो इसी अंदाज में खड़ा रहा, फिर अपने घोड़े की लगाम पकड़े मेरी तरफ बढ़ा। ये सोचने में कोई आर नहीं थी कि वो करण सिंह का कोई साथी था। वो मेरे करीब पहुंच गया और फिर घोड़े की तरफ देखने लगा। क्या इस नदी का पानी पीने के काबिल है? मैंने पूछा। हाँ है, उसने भारी आवाज में कहा।
मैं प्यासा हूं। कौन हो? उसने उसी अंदाज में पूछा। आवारागर्द, मैंने जवाब दिया और घोड़े को देखने लगा जो पानी में मुंह लटकाए खड़ा था। बच्चे हो अब भी, ऐसे रास्ते में आवारागर्दी नहीं करते, उसने कहा और मैं हंस दिया। या फिर झूठ बोल रहे हो? वो फिर बोला। क्या मतलब? तुम यहाँ किसी खास मकसद से आए हो? क्या मकसद हो सकता है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मतलब तो तुम ही बताओगे। बड़ी भयानक मुस्कुराहट थी, उसकी शक्ल भी खौफनाक थी। मदद करोगे मेरी? मैंने पैंतरा बदला। क्या मतलब? इस बार वो चौंक कर बोला। अगर असल बात बता दूं तो मैं बदस्तूर मुस्कुरा रहा था और वो मुझे घूर रहा था। बताओ, पहले बताओ, मदद करोगे? लड़के, तुम मुझे नहीं जानते, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे बताओ तुम इस तरफ क्यों आए हो, वरना फिर सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। क्यों? क्या इस तरफ आना मना है? हाँ। किसके हुक्म से? उसका नाम बता दूंगा तो तुम्हारे हवास गुम हो जाएंगे। खैर, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं पारस की तलाश में हूं। क्या? उसने गुर्राते हुए कहा। पारस पत्थर? असल में मेरे दोस्त, मैं एक मालदार शख्स की बेटी से प्यार करता हूं। मेरा होने वाला ससुर बेहद कंजूस है। उस लालची शख्स ने कहा है कि अगर मैं उसे 100 तोले सोना मुहैया कर दूं तो वो अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर देगा, वरना नहीं। अब तुम खुद सोचो, मैं इतना सोना कहां से मुहैया कर सकता हूं। चुनाचे पारस की तलाश में निकल पड़ा। अब अगर पारस मिल गया तो वापस जाऊंगा, वरना जिंदगी इन्हीं पहाड़ों में गुजार दूंगा। ओह, अचानक वो मुस्कुरा दिया। तो ये बात है। हाँ मेरे दोस्त, बहुत मासूम हो। इस जमाने में पारस का वजूद कहाँ? लेकिन मैं बड़ा अज़म लेकर निकला हूं, मैंने कहा। खैर, तुम पानी पियो, उसके बाद बातें करेंगे। शुक्रिया। लेकिन मैं उसकी तरफ से गाफिल नहीं था। मैंने उसकी कमर से लटकी कुल्हाड़ी भी देख ली। मैं पानी पीने के लिए झुका, लेकिन उसकी तरफ से बेखबर नहीं था। पानी में मैंने उसका अक्स निगाह के सामने रखा। मैंने देखा कि उसने कुल्हाड़ी कमर से उतार ली और फिर उसे उसने उल्टा पकड़ लिया। गालिबन वो मेरे सर पर मारकर मुझे बेहोश करना चाहता था। जैसे ही उसने मेरे ऊपर वार किया, मैंने सांप की तरह पलटकर उसका पांव पकड़ा और पूरी कुव्वत से घसीट लिया। वो बड़े आराम से चित हो गया। दूसरे लम्हे में पलटा और उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो भी फुर्तीला था। उसने मेरा वार खाली कर दिया और करवट बदलकर एक तरफ हो गया। दूसरे लम्हे वो उठा और कुल्हाड़ी को पूरी कुव्वत से घुमाकर मेरे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन मैंने एक तरफ हटकर उसका वार खाली कर दिया और जो ही वो झुका, मेरी ठोकर उसके मुंह पर पड़ी। शायद उसके 2-3 दांत साफ हो गए, क्योंकि एक लम्हे के लिए वो चकरा गया। उसके मुंह से खून उबल पड़ा, लेकिन फिर वो दरिंदा बन गया। उसने बुरी तरह कुल्हाड़ी घुमाना शुरू कर दी। वो हर कीमत पर मुझे कत्ल कर देना चाहता था। मैं उसके सारे वार खाली देता रहा। फिर मेरा एक दाव लग गया। मैंने कुल्हाड़ी वाले हाथ पर गिरफ्त कर ली। उसने पूरी कुव्वत से झटका मारा और कुल्हाड़ी उल्टी उसके पेट पर लगी। जरब काफी जोरदार थी। अगर सीधी कुल्हाड़ी इस कुव्वत से लगती तो कमर तक पहुंच जाती। वह भैंसे की तरह टकराया और कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई, लेकिन अब मैं उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने उसे घूंसों और लातों पर रख लिया। चूंकि उसके मुंह और पेट पर काफी वार लग चुके थे, इसलिए उसकी कुव्वत दम तोड़ गई। ऊपर से मेरे घूंसे उसके हवास बिगाड़ रहे थे। चेहरे पर वरम आ गया और आंखें तकरीबन बंद हो गईं। मैं भी माहौल से बेगाना हो गया। ना जाने मेरे अंदर इतनी वहशत कहां से आ गई। चुनाचे मैं अब अपने शिकार को खूब पीट रहा था और मैंने उसकी सारी कोशिशें नाकाम बना दी और फिर वो बेजान होकर चारों शाने चित जा गिरा। तब मैं पीछे हटा और पहली बार मैंने हॉलिस्टर से पिस्तौल निकाल लिया। ना जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि अपने शिकार के पूरे बदन में सुराख कर दूं। मैंने उसका निशाना लिया ही था कि पीछे से आवाज आई, नहीं शेर नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं सांप की तरह पलटा। मेरी पुश्त पर 6 आदमी तारे की शक्ल में खड़े थे। 5 के हाथों में राइफलें थीं, एक खाली हाथ था। पिस्तौल रख ले मेरी जान, मरे हुए को क्या मारेगा, उस आदमी ने कहा जो खाली हाथ था। खासी माकूल शक्ल सूरत का तवील कामत शख्स था। उम्र 40 साल के लगभग थी। बेहद जानदार आंखों का मालिक। उसके घुंघराले बाल उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे और वो खासा बारोब नजर आ रहा था। मैंने उन्हें घूर कर देखा, सोचता रहा और फिर पिस्तौल हॉलिस्टर में लगाया। वैसे मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। यकीनन ये उसके साथी होंगे, बल्कि क्या अजब कि ये तवीलुल कामत ही करण सिंह हो। ओ जीता रहे मेरे शेर, जीता रहे। भगवान की सौगंध, जीता रहे। उठोए दूबे चंद, तेरा मान टूट गया ना आखिर। मैंने कहा था गुरूर मत कर, उसका सर जरूर नीचा होता है। तवीलुल कामत की आवाज में ऐसी ही चहकार थी जैसे अब तक उसने कोई दिलचस्प तमाशा देखा हो। लेकिन जमीन पर पड़ा शख्स कोशिश के बावजूद उठ ना सका। देखो रे, उठाओ इसे। क्या साले की टांगे भी बेकार हो गईं? तवीलुल कामत ने अपने साथियों से कहा।
और वो आगे बढ़ गए। उन्होंने सहारा देकर दूबे को उठाया। तवीलुल कामत ने कहका लगाया, अबे तेरी तो शक्ल ही बदल गई, इसकी आंखें तो तलाश करो कहाँ गई। मार मार कर टमाटर बना दिया साले को। अबे दूबे चंद, ये तू ही है ना? मेरा मजाक मत उड़ाओ सरदार। उसने खून की कुल्ली कर दी और तवीलुल कामत ने फिर एक कहका लगाया, अरे जियो मक्खन, साले के दांत भी ले बैठे। अबे हाथ हैं कि फौलाद के घुन, जरा दिखाओ तो। उसने बेतकल्लुफी से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें दबा दबा कर देखने लगा। भगवान की सौगंध, जी खुश कर दिया। मैंने तेरी पूरी लड़ाई देखी है टमाटर, खूब लड़ता है, मगर यार ये तो बता तू है कौन? तवीलुल कामत बोला। पूर्णा अहीर, मैंने जवाब दिया। अहीर है? वाह बेटा, भगवान की सौगंध, जब तक मन चाहे जिंदा रह, और जिंदा ही तुझ जैसों को रहना चाहिए। इसे ले जाओ रे, साला गिरा जा रहा है, उसने दूबे चंद की तरफ देखकर कहा। और दो आदमी दूबे चंद को सहारा लेकर ले जाने लगे। साला अपने आप को गैंडा कहता था। आज सारी अकड़ निकल गई। बांके, तू दूबे का घोड़ा पकड़ ले। आजा मक्खन, चिंता मत कर, तेरा घोड़ा भी आ जाएगा। आजा यार। कहाँ? मैंने पूछा। अबे आ भी जा, अपन का ठिकाना यही है। चल पानी पी ले चले जाना। तू तो लौंडिया भी नहीं है टमाटर कि तेरी इज्जत लूट ली जाए, उसने हंसते हुए कहा। सरदार सरदार, ये तो मालूम करो ये है कौन? एक आदमी ने दबी जुबान से कहा। इस तरह ले जाना ठीक नहीं। क्यों? सरदार एक तवील गुराहट के साथ बोला और उसके आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तूने ये बात क्यों कही? सरदार, ये हुकूमत का आदमी ना हो। वो फिर बोला। अबे कुतिया के जने कोई भी हो, जीदार तो है। साले जीदार कभी पीछे से नहीं मारते। इसे लिख ले, अगर ये दुश्मन निकला तो मैदान में मुकाबला कर लेंगे। इस वक्त कुछ मत बोल। आजा मक्खन, तू इन लोगों की परवाह मत कर। वो बेतकल्लुफी से मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। उसका रुख उन्हीं पहाड़ियों की तरफ था। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात पैदा हो रहे थे। उसके साथियों ने उसे सरदार कहकर पुकारा था। इसका मतलब है कि वो करण सिंह ही है। हौसले का आदमी था, पुरवकार भी है। मैं दिल ही दिल में एतराफ किए बगैर न रह सका। थोड़ी देर के बाद हम उस गार में दाखिल हो रहे थे जिसे मैं छुपकर देख चुका था। गार क्या था, पूरा महल था। पहाड़ अंदर से बिल्कुल खोखला था और चंद मिनट के बाद मेरे सामने फलों और खुश्क मेवों का ढेर लग गया। अगर तू हुकूमत का आदमी भी है टमाटर, तो मेरी दरख्वास्त है कि करण सिंह के रास्ते मत आना। भगवान ने बदन में जान डाल दी, हर तरह कमा खाएगा। तेरे जैसे जालों की इज्जत करण सिंह के मन में है। तुम करण सिंह हो? मैंने ताज्जुब का इजहार किया। हाँ करण सिंह, उसने सीना फुला लिया। लेकिन तुम तो डाकू हो, मैंने अदाकारी करते हुए कहा। हाँ, और इस नाम पर शर्मिंदा नहीं हूँ। जो कुछ हूँ उस पर फख्र करता हूँ। मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है। तू कौन सी बस्ती का रहने वाला है पूर्णा? मैं शहर का रहने वाला हूँ। अबे तू इस इलाके में कैसे आ निकला मक्खन? बस तकदीर ले आई। हुआ क्या मेरे टमाटर, क्या यार को नहीं बताएगा? मोहब्बत हो गई थी। धत तेरे की, आखिर एक खराबी निकल ही आई। अबे किससे हो गई थी? उसके बाप का नाम लागा प्रसाद है और उसका नाम सरस्वती। कहाँ रहती है? शहर में। उसका बाप बजाज है, लखोपति। तू भी करोड़ों का है, मगर हुआ क्या? लालची ने शर्त लगा दी। कहने लगा चढ़ावे में 100 तोले सोना दूं, और नहीं था तेरे पास। कहाँ से होता? मेरा बाप मामूली आदमी है, मगर तेरे बदन में जान तो है। आजकल जान से कुछ नहीं बनता। बकवास की, उल्टा हाथ दूंगा मुंह पर। साला गैंडों को पिछाड़ सकता है, एक लौंडिया को उठाकर नहीं ला सकता। अब एक घोड़े पर रखता और ले आता किसी सुनसान इलाके में, टमाटर कहीं का। यार नहीं, तुम नहीं समझते। लौंडिया इस बात पर तैयार न होती, फिर साली प्रेम क्यों करती थी? तेरी मर्जी। यहाँ क्यों झक मारने आया? एक साधु से मुलाकात हो गई। अच्छा फिर? उसने कहा मेरे हाथ में पारस की मलका है, मुझे पारस पत्थर जरूर मिलेगा। सो मैं पारस की तलाश करता हुआ इन इलाकों में निकल आया। बस बस खामोश हो जा। जितनी तेरी इज्जत बनी थी मन में, सब साली खत्म हो गई। अबे तुझे शर्म नहीं आती? करण सिंह मुंह बनाकर बोला और मैंने सामने रखी प्लेट उठाकर दीवार पर दे मारी। दूसरी प्लेट को मैंने खड़े होते हुए एक जोरदार ठोकर रसीद की और फिर खूंखार निगाहों से करण सिंह को घूरने लगा। उसके अंदाज पर दर हकीकत मुझे गुस्सा आ गया था। कुर्बो जवार में मौजूद लोग साकित हो गए, उनके हाथ पिस्तौलों पर जा पड़े। करण सिंह खामोशी से मुझे घूरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता करण सिंह के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं बाहर जाऊंगा। गलती हो गई, माफ कर दे बेटे, मेरा मतलब गलत नहीं था। अब बैठ भी जा। वो उठा और उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे नीचे बिठा दिया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इन साधु संतों की बातों में आकर जीवन नहीं खोते। ये वो लोग होते हैं जो सारा जीवन खुद भी कुछ नहीं करते और दूसरों को भी खराब करते रहते हैं।
भीख मांगने वाले कोई काम की बात बता सकते हैं। पारस तो खुद तेरे पास है टमाटर, तूने इस तरफ क्यों नहीं देखा? क्या मतलब? मैंने नरम लहजे में कहा। तेरे बाजू, अबे देख तो सही तेरे मजबूत हाथ, ये जितना सोना बना सकते हैं, पारस पत्थर नहीं। मैंने बहुत कोशिश की करण सिंह, पर कुछ नहीं कर सका। हाँ, साधु का धर्म जो अपना लिया, फिर क्या करता? मैंने बेचारगी से कहा। करेगा, करण सिंह बोला। क्या मतलब? 100 तोले सोना लेकर जाना भी यहां से। मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, समझा? उठ मेरे साथ आ। वो उठ खड़ा हुआ और मैं भी उठ गया। करण सिंह गार के अंदरूनी हिस्सों की तरफ जा रहा था। सुरंग ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन तारीकी बेपनाह थी। फिर किसी खटके की आवाज सुनाई दी और घुटन का एहसास कुछ बढ़ गया। करण सिंह ना जाने क्या कर रहा था, लेकिन चंद लम्हात के बाद एक मशाल रोशन हो गई और फिर करण सिंह उस मशाल से दूसरी मशाल रोशन करने लगा जो दीवारों में नस्ब थी। और चंद लम्हात के बाद मैंने एक गहरी सांस ली। बड़े बड़े संदूक खुले पड़े हुए थे, सारे के सारे सोने के जेवरात, चांदी के बर्तनों और दूसरी चीजों से जगमगा रहे थे। मैं मुंह फाड़े उन्हें देखता रहा और फिर करण सिंह की आवाज उभरी, लेकिन मैं तुझे इनमें से कुछ नहीं दूंगा, हराम के नहीं है। मैं सर खुजाने लगा। इस खतरनाक आदमी की कोई समझ में न आई थी। दर हकीकत मेरे सामने बेशबहा जेवरात पड़े थे, लेकिन मैं सैर चशम इंसान था। इन जवाहरात की मेरी निगाह में कोई वक़्त नहीं थी। क्या करना था मुझे इन बेहकीकत चीज़ों का? लेकिन मैंने एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाई थी जिसे सोने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने चेहरे पर ऐसे तासुरात पैदा कर लिए जैसे इतना बड़ा खजाना देखकर मेरे हवास जवाब दे गए हों। मैं बुत की मानंद साकित रह गया। होश खोने की ज़रूरत नहीं है मक्खन, तेरी उम्र इतनी छोटी है कि मैं तुझे कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई दुनिया देखा आदमी होता तो साले की गर्दन मरोड़ कर इन्हीं जेवरात में दफन कर देता। वैसे तेरे बाजुओं के सामने ये चमकदार ढेर सोने के कोई हैसियत नहीं रखते। देख, तू अगर लोंडिया को उठा कर ले आए तो फिर पृथ्वीराज कहलाएगा, और अगर तूने लालची बूढ़े की शर्त पूरी कर दी तो बस तेरी हैसियत एक ताजिर से ज्यादा कुछ नहीं होगी। करण सिंह, मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैंने उसे सोने का वचन दिया है। वचन दिया है? करण सिंह ने पुरख्याल अंदाज में कहा। हाँ, वचन पूरा करना बहुत अच्छी बात है मेरी जान, मगर ऐसे लोगों से जो गैरतमंद हों। तूने उस बनिया को वचन दिया है। खैर, मैं तुझे मना नहीं करता। तेरे मन में कोई बात है? कैसी बात? कहाँ से हासिल करेगा सोना? अभी तक तो कोई फैसला नहीं किया। अबे जान है तो मुझसे लड़ ले, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। अगर तूने मुझे हरा दिया तो जो कुछ ले जाएगा मना नहीं करूंगा, करण सिंह ने कहा। दर हकीकत अभी उम्र बहुत से तजुर्बात से नाशना थी। मैंने खूंखार निगाहों से करण सिंह को देखा और भारी आवाज में कहा, मुझे मंजूर है। अरे वाह, क्या ये तेरे बाप का माल है? मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। अगर तूने मुझे हरा दिया और यहाँ से कुछ ले भागा तो फिर करण सिंह डाकू में और तुझ में क्या फर्क बाकी रह जाएगा? मुझे बहरहाल सोने की जरूरत है करण सिंह, मैंने कहा। देखो जाले, भगवान की सौगंध, हम बुरे लोग भगवान के साथ कोई मजाक नहीं करते। जब हम भगवान की सौगंध खाते हैं तो हमारे मन में सच ही सच होता है। तो भगवान की सौगंध, तेरी जरूरत पूरी हो जाए तो मैं ये सारा खजाना तुझे देने को तैयार हूं, मगर मन नहीं करता। तेरे जैसे नौजवान को हरामखोर बनाना पाप है। मेरी बात मान मेरी जान, तू खुद अपने बाजुओं की कुव्वत से ये सोना हासिल कर, करण सिंह ने कहा। मैं तुझसे भीख मांगना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे साथ डाके पर चल, सिर्फ एक बार, और उसके बाद मैं तुझे सोना दे दूंगा और तू यहां से चला जाना। फिर अपनी प्रेमिका को लेकर अगर तेरा मन करे तो मेरे पास आ जाना। मैं तुझे और तेरी पत्नी को इज्जत दूंगा। मैंने गर्दन झुका ली, चंद सेकंड सोचता रहा और फिर मैंने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मुझे मंजूर है ना शेर टमाटर? भगवान की सौगंध, मुझे तेरे अंदर ना जाने क्या नजर आ रहा है, क्या बताऊं? अब आ जा, करण सिंह ने कहा और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। करण सिंह मेरे साथ चल रहा था। फिर वो मुझे एक और गार में ले आया। यह शायद उसकी रिहाइश गाह थी। गारों का ये इंतजाम खूब था। मेरी ख्वाबगाह मुझे दिखा दी गई और मैं शानदार ख्वाबगाह में दाखिल होकर बिस्तर पर लेट गया और फिर मेरे जहन में खिचड़ी पकने लगी। करण सिंह ने मुझे अपने दरमियान शामिल कर लिया है। बिलाशुबा अभी तक उसने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है, लेकिन मैं अपना मकसद फरामोश नहीं करूंगा। अगले दिन शाम को हम वापस गारों में आ गए और फिर रात के प्रोग्राम की तैयारियां होने लगीं। जगतपुर। रात को तकरीबन 12 बजे करण सिंह ने घोड़े पर सवार होते हुए कहा, ठाकुर जगत सिंह की बस्ती है। ठाकुर को तो मरे हुए बहुत समय बीत गया। अब उसका पोता बलराम सिंह जगतपुर का मालिक है। सुना है बड़ी दौलत कमाई है और बड़ा ही मगरूर है। हम आज उसे कंगाल कर देंगे और बलराम सिंह का मान तोड़ देंगे। ठीक है, मैंने जवाब दिया। मैं भी अपने मखसूस घोड़े पर सवार था।
तेरा नया नया काम है पूर्णा, इसलिए ज्यादा बहादुरी मत दिखाना। अपनों से दूर जाने की कोशिश मत करना। हमले की और वापसी की सीटियों के बारे में मैंने तुझे बता ही दिया है। तब मुझे करण सिंह अपने साथ ले आया और आगे बढ़ा। फिर रात की राही करण सिंह की क़यादत में घोड़े दौड़ने लगे। घोड़ों की रफ्तार काफी तेज थी। डाकुओं के अंदाज में काफी वहशत थी। दूसरी बात यह भी कि सारे रास्ते उनके जाने पहचाने थे, जबकि मेरे लिए ये रास्ते अजनबी। घोड़ा दौड़ाते हुए मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे। बस बड़ी अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। थोड़ी देर के बाद हम मतलूबा बस्ती पहुंच गए। बस्ती के बाहर चंद साथ रुके। चारों तरफ तारीकी थी। दूर से कुत्तों के रोने की आवाजें उभर रही थीं और फिर एक खौफनाक आवाज उभरी, करण सिंह, करण सिंह। और इसके साथ ही हवाई फायरिंग शुरू हो गई। चारों तरफ से खौफ की चीखें उभरी। दरवाजों के बंद होने की आवाजें सुनाई दी। बच्चों के रोने की आवाजें भी उन आवाजों में शामिल थीं और धमाके होते रहे। करण सिंह ने पहले सूरत हाल का जायजा लिया और फिर ठाकुर बलराम सिंह की हवेली की तरफ बढ़ गया। हवेली से मुकाबला नहीं किया गया। करण सिंह ने दीवार फलांगी, मैंने भी उसका साथ दिया। हमारे पीछे हमारे दूसरे बहुत से साथी भी थे और लूटमार शुरू हो गई। करण सिंह ने ठाकुर बलराम सिंह को पकड़ लिया और उससे उसके खजाने के बारे में मालूम करने लगा। बलराम सिंह ने इनकार किया तो उसने दोनों बेटों को पकड़ लिया और कनपटी पर पिस्तौल रख दिया। मोहब्बत के मारे बाप ने खजाना कुर्बान कर दिया। काफी बड़ा खजाना था, जिसे कब्जे में करने के बाद करण सिंह ने वापसी की सीटी बजा दी और मुझे इशारा किया। हम दोनों बाहर निकल आए और हम दोनों के घोड़ों ने बासानी दीवारें फलांग ली। करण सिंह ने लूटा हुआ माल साथियों के हवाले किया और मेरे घोड़े को थपकी दी। मैं भी करण सिंह के साथ लगा रहा और हर मामले में उसकी मदद की। करण सिंह बहुत खुश था। हमने बस्ती छोड़ दी और करण सिंह ने रफ्तार सुस्त कर दी। मक्खन, क्या बात है करण सिंह, क्या महसूस कर रहे हो प्यारे? बहुत लुत्फ आया करण सिंह। मैं ना कहता था टमाटर, अब क्या ख्याल है, रहेगा मेरे साथ? जैसा तुम पसंद करो। मक्खन, क्या सोचा, क्या इरादा है मेरी जान? मैं तैयार हूँ करण सिंह। अरे जियो मेरी जान, अरे जियो मेरे शेर, जीते रहो। सच है शेर जंगल में धाड़ता अच्छा लगता है। मेरी जान टमाटर, तू आज ही उसे उठा ला, देर किस बात की? तुम मेरे साथ चलोगे? अरे ये भी पूछने की बात है, जरूर चलेंगे, लेकिन मैं ज्यादा लोगों को नहीं ले जाऊंगा करण सिंह। अबे एक लौंडिया को उठाकर लाना है, किसी फौज से जंग करने तो नहीं चल रहे। चल मेरी जान। मैं जरा अपने आदमियों से कह दूं, है कहाँ की रहने वाली? बस गोरखनाथ, मैंने जवाब दिया। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं उस पर हाथ साफ कर चुका हूँ, ठहर जा। मैंने घोड़ा रोक लिया। करण सिंह ने अपने आदमियों को हदायत की और वापस मेरे पास आ गया। फिर हम सुस्त रफ्तारी से चल पड़े। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इस ख्याल से कि मैं अपने दुश्मन को फांसने में कामयाब हो गया हूँ। रात काफी गुजर चुकी है। गोरखनाथ, हम सुबह तक पहुंचेंगे। तेरी वो पनघट पर तो आती होगी? हाँ, बस वहीं से उठा लेंगे। ठीक है, मैंने जवाब दिया और हम चलते रहे। दरअसल गोरखनाथ बस्ती का नाम मैंने यूं ही नहीं ले लिया था। मैं इससे वाकिफ था, नाना जान के अपने इलाके में थी और मैं एक दफा यहाँ आ चुका था। इस नदी से मैं बखूबी वाकिफ था। चुनाचे नदी के किनारे हमने घोड़े रोक दिए। घोड़े बहुत प्यासे हैं करण सिंह, आओ पानी पिलाएं, अपनी कमर भी सीधी कर लें, थक गया हूँ। करण सिंह ने अपना घोड़ा रोक दिया और हम दोनों घोड़ों से उतर आए। करण सिंह ने अपने घोड़े की जैन उतार दी और मैंने अपने घोड़े की, और फिर दोनों घोड़ों को पानी पर छोड़ दिया। हम दोनों भी अपने बदन का असलहा उतारने लगे और उसके बोझ से आज़ाद हो गए और अब मेरे तेवर बदल रहे थे। गो दिल में जरा सी मुरव्वत की झिझक थी, लेकिन मैंने करण सिंह को फांसने की बड़ी मेहनत की थी। क्या सोच रहा है रे? करण सिंह ने कहा। बड़ी बात है करण सिंह, मैंने बदली हुई आवाज में कहा, जिसे करण सिंह ने महसूस कर लिया। उसने चौंक कर मेरी शक्ल देखी और हैरान रह गया। अबे तुझे क्या हुआ मक्खन? मैं तुझे कुछ बातों से आगाह करना चाहता हूँ करण सिंह। मैं तेरा बदतरीन दुश्मन हूँ और कान खोल कर सुन ले। मैं तुझे फांस कर बमुश्किल तमाम यहाँ लाया हूँ। मैंने तेरी तलाश में तवील अरसा गुजारा है। मेरे यार, तू कौन है और तेरी मुझसे दुश्मनी क्या है? करण सिंह पुरसुकून होता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखें शीशों की तरह चमक रही थीं। मैं शाहू हूँ, दीपू का दोस्त, और वो जिसने अपनी हवेली पर तेरे आदमियों की लाशों के अंबार लगा दिए। मैं वही हूँ करण सिंह, जिसने तुझे उस रात बदतरीन शिकस्त दी। शाहू खान? हाँ। मुसलमान है? हाँ, लेकिन मैं तो तेरी हवेली में डाके में कामयाब नहीं हुआ। करण सिंह आहिस्ता से बोला। लेकिन तूने मेरे दोस्त दीपू को मारा। उसने गद्दारी की थी, उसने दोस्ती निभाई, वो मेरा दोस्त था। तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैंने उसे कत्ल किया? खुद उसने मुझे बताया करण सिंह। तो क्या वो जिंदा है? हाँ।
और अब वो हमेशा जिंदा रहेगा और मैं उसे खुशखबरी सुनाऊंगा कि मैंने उसे मार दिया है जिसने मेरे दोस्त को कत्ल करने की कोशिश की। हाय मक्खन, तेरी इस अदाओं ने मुझे मार डाला, साले मुसलमान निकला। अबे झूठ क्यों बोला था तूने? करण सिंह ने कहा और मुझे घूरने लगा। मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों से दूर करना चाहता था ताकि मुझे आसानी से मार ले। क्यों, सही कहा ना? हाँ। और तू किसी से प्रेम नहीं करता? नहीं। तभी साले इतना बहादुर है। औरत के चक्कर में फंस जाता तो सारी बहादुरी नाम ना रहती। सुन, तेरा दोस्त जिंदा है, मरा तो नहीं। आज सुलह कर लें। तुझे मारते हुए मुझे दुख होगा। अब तू बुजदिली की बातें कर रहा है करण सिंह। पूर्णा, करण सिंह हो रहा है, बकवास बंद कर ले पूर्णा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुजदिल मुझे इन बातों से मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। साफ क्यों नहीं कहता कि मुझसे खौफजदा है? मैंने जहरीले लहजे में कहा और करण सिंह ने हथियारों की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन मैं गाफिल तो नहीं था। मैंने उछलकर उसकी कमर पर एक जोरदार लात मारी कि वो औंधे मुंह गिर पड़ा। हथियार उसकी ज़द से बाहर थे, लेकिन वो गिरते ही सीधा खड़ा हो गया और अब उसकी आंखों में खून ही खून था। उसके हाथ फैले हुए थे और मुझे अपना लिबास तंग होता महसूस हो रहा था। ना जाने मेरे बदन में बेपनाह कुव्वत उभर आई। मेरे दिल में खौफ का कोई एहसास नहीं था। अचानक उसने मेरे सीने पर जोरदार टक्कर मार दी। मैंने उसका वार खाली नहीं किया। टक्कर सीने पर झेल कर मैंने पूरी कुव्वत से घुंसा उसके मुंह पर जड़ दिया और उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। दूसरे घुंसे ने उसे जमीन दिखा दी। करण सिंह वैश्याना अंदाज में उठा और इस बार पूरी कुव्वत से उसने हमला करके मुझे बाजुओं में जकड़ लिया। दर हकीकत आहनी गिरफ्त थी, लेकिन मेरी कैफियत उस वक्त मेरी समझ से बाहर थी। मेरा लिबास मेरे बदन पर तंग होकर फट गया। मैंने अपने बाजुओं की कुव्वत से करण सिंह की गिरफ्त तोड़ दी और एक बार फिर मेरे घोंसे ने उसे जमीन चटा दी। लेकिन इस बार करण सिंह हथियारों के पास गिरा। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर राइफल उठा ली, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। राइफल नाल की तरफ से उसके हाथ में आई। मैंने उसकी टांग पकड़ ली और उसने राइफल लठ की तरह घुमाकर मेरे कंधे पर मार दी। लेकिन मैंने वार खाली कर दिया और फिर वह राइफल को लाठी के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। मैं उछलकर उसके वार खाली कर रहा था। आखिरकार एक बार राइफल मेरे कंधे पर लगी और उसी वक्त ना जाने किस तरह मेरा हाथ उस पर जा पड़ा। दूसरे लम्हे ही राइफल मेरे हाथ में थी। मैंने भी उसे लठ की तरह ही इस्तेमाल किया। करण सिंह ने मेरे वार को कलाई पर रोका और फिर उसकी कराह निकल गई। उसकी कलाई की हड्डी टूट गई। दूसरा वार मैंने उसके सर पर किया और करण सिंह का मुंह खुल गया। सर से खून का फवारा बुलंद हुआ और मुझे महसूस हुआ कि सर का हिस्सा कई हिस्सों में बट गया है। उसने हाथों से सर पकड़ लिया और जमीन पर गिरकर लौटने लगा। तब मैंने कई वार उसके बदन पर किए और करण सिंह की धाड़ें गूंजती रहीं। उसका बदन माहिए बेआब की तरह तड़पता रहा, फिर साकित हो गया। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और खून की चादर पूरे मुंह पर फैल गई। यकीनन वो मर चुका था। मैंने गहरी सांस ली और अपने घोड़े की तरफ बढ़ गया। घोड़े पर सवार होकर वापस अपने इलाके की तरफ चल पड़ा। ना जाने क्यों मेरा जहन साफ नहीं था। मैंने वो काम पूरा कर दिया जिसका अहद मैं करके चला था, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल खुश नहीं था। अंदर से एक आवाज उभरी, ठीक नहीं हुआ। बहरहाल करण सिंह मर चुका था। मेरा अहद पूरा हो गया। मैं सुरखरू होकर अपनी बस्ती की तरफ लौट रहा था। सबसे पहले मैं दीपू के घर गया। बस्ती के किसी फर्द ने मुझे नहीं पहचाना। मैंने दीपू के दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खोलने वाला दीपू ही था। उसे अपने कदमों पर देखकर मुझे मुसर्रत हुई। दीपू ने मुझे पहचान लिया। वो दौड़कर मेरे गले लग गया। अरे भैया, ये क्या हालत बना ली है तुमने? कहाँ चले गए थे? आओ अंदर आओ। दीपू ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर घसीट लिया और फिर मुझे अपनी बैठक में ले गया। बड़े एहतराम और प्यार से बिठाया और मेरे लिए गर्म दूध ले आया। दूध का प्याला मेरे हाथ में देकर वो मेरे सामने बैठ गया। घर हो आए भैया? बड़े सरकार तो सख्त नाराज होंगे। नहीं, सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। अरे, दीपू घबरा सा गया। मगर भैया, घर के लोग तो सख्त परेशान हैं। चला जाऊंगा। अब तुम ठीक हो बिल्कुल? हाँ भैया, जख्म भर चुके हैं। मगर तुम कहाँ चले गए थे? करण सिंह की तलाश में। मैंने तुमसे वादा किया था दीपू, मैं करण सिंह से बदला लूंगा। फिर क्या हुआ भैया? क्या करण सिंह मिला? हाँ, उसकी लाश जगतपुर की नदी में पड़ी हुई है। भैया, दीपू पागलों की तरह उठ खड़ा हुआ। ये कैसे मुमकिन है? ये सब कैसे हुआ? जगतपुर का फासला तय करो और जाकर देख लो। मैंने उसे खून में नहला दिया है। तूने करण सिंह को मार डाला? हाँ दीपू, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया और दीपू मुझसे लिपट गया। वो बेहद खुश नजर आ रहा था। बमुश्किल तमाम वो खुद पर काबू पा सका और फिर ताज्जुब से बोला, लेकिन कैसे भैया? मुझे तफसील तो बता। और मैंने दीपू को पूरी तफसील बता दी। मगर भैया, उसके साथी इंतकाम जरूर लेंगे।
मुझे खतरा है कि वो बस्ती ही को ना फूंक दें। अपने तौर पर हम कोई इंतजाम कर लेंगे, मैंने कहा और दीपू किसी ख्याल में डूब गया। फिर वह एक गहरी सांस लेकर बोला, मगर भैया भगवान की सौगंध, तू बड़ा ही जियाला है। करण सिंह जैसे पापी को खत्म करना आसान काम नहीं था, लेकिन दीपू, मुझे अहद पूरा करना था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। सच्ची बात यह है कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। उसे मारकर मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई। उसमें ये बात है भैया, जो उसके मन को भा जाए उसके लिए मोम हो जाता है। अब अच्छा दीपू, इजाजत दे, मुझे घर जा रहा हूँ, मैंने कहा और फिर मैं दीपू के घर से निकल आया। अपनी हवेली में दाखिल हुआ तो कोहराम मच गया। वालदा साहिबा, नानी जान, नाना जान, वो वावेला किया कि तौबा, ना जाने कितने नजराने दिए गए। एक तूफान बर्पा हो गया। वालिद साहब संजीदा थे। जाहिर है वो मेरी बात से कैसे खुश हो सकते थे कि मैं बगैर किसी इतला के शिकार खेलने चला गया, लेकिन दूसरे लोग मेरे इस हक को तस्लीम करते थे। आखिरकार एक बड़े बाप का बेटा था। इसके बाद मैंने अपने साथियों को जमा किया, खुफिया तौर पर उन्हें बंदूकें दी और रात को खुफिया पहरा होने लगा। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन और महीना गुजर गया, लेकिन करण सिंह के आदमियों का कुछ पता न था। तब दीपू ने और मैंने एक फैसला किया कि गिरोह टूट गया या फिर कोई नया सरदार बन गया। नए सरदार को क्या पड़ी कि वो पुराने सरदार का इंतकाम ले, और हम काफी हद तक मुतमईन हो गए। बस तो अब ऐश करो, मैं भी आज खुद को बंदूकों से आज़ाद करता हूँ। अब पहले की तरह महफिलें जमेंगी, ऐश होंगी, क्या समझे, मैंने सबसे कहा। बिल्कुल ठीक भैया, लगे दम मिटे गम। और बेतुके लोग अहमकाना कहके लगाने लगे, लेकिन दीपू खामोश था। फिर जब हम वहां से वापस आए तो दीपू मेरे साथ था। रास्ते में उसने कहा, शाहू भैया एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? क्या बात है, कहो। तुम इस टोली में मत बैठा करो। क्यों? भैया, इनमें एक भी इस काबिल नहीं जो तुम्हें ढंग की बात समझाए। सबके सब गलत हैं। तुम जो कुछ हो भैया वही रहो, बस मेरा मन नहीं मानता। तुम मुझे उनके खिलाफ भड़का रहे हो। भड़का नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ। अब ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो, जो कुछ है ठीक है। मैं इनके बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मैंने खुश्क लहजे में कहा और दीपू खामोश हो गया। उस वक्त तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन वापस आने के बाद मैं देर तक दीपू की इस बात पर गौर करता रहा। ना जाने क्यों उसने ये बात कही। मैंने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और आराम से सो गया। दूसरा दिन हस्बे मामूल था, सारे झगड़े खत्म हो गए। चुनाचे अब मेरे दिल में वही पुरानी ख्वाहिशात जाग रही थीं। यूं भी तवील अरसा गुजर चुका था, किसी का कुरब नहीं हासिल हुआ। आखिरी औरत खलियान वाली थी। मेरे जहन में कई बार उसकी शक्ल उभरी, लेकिन उसी शाम दोस्तों में एक परिवेश का जिक्र निकल आया, और ये वो थी जिसके तज़किरे में पहले भी सुन चुका था। आज तो करामत की दुकान ही बंद थी। गफूर ने कहा। अरे क्यों? किसी दूसरे ने पूछा। उसकी बेटी के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे। कहाँ से? आलिम के बंगले से। 2 बैलगाड़ियों में आदमी और औरतें भर कर आए। मौलवी करामत की बात कर रहे हो? मैंने मदाखलत की। हाय छोटे सरकार, देखिए उसकी बेटी। अरे कहाँ, तुम लोग बस तज़किरा करके ही रह गए। आए हाय भैया, उसे ना देखा तो कुछ भी ना देखा, गफूर ने ठंडी आह भर के कहा। अच्छा बे, अकेले अकेले? मैंने गफूर को घूरा। भैया ने तवज्जो ही नहीं दी। फिर अपने को वो लौंडिया इतनी पसंद आ गई है कि बस। सच्ची भैया, अपने अम्मा अब्बा उनसे बड़े नाराज रहते हैं, वरना करामत अली के यहाँ रिश्ता करा दें, गफूर ने जवाब दिया। कभी ना कराएंगे, अजन ने कहा। हाँ यार, नखट्टुओं से शादी कौन करता है, गफूर ने ठंडी सांस लेकर कहा। तुम लोगों ने तो कहा था दोपहर को करामत अली सोने चला जाता है और उस वक्त सौदा वो देती है, मैंने पूछा। हाँ। तूने कभी उससे बात भी की है गफूर? हिम्मत नहीं पड़ी भैया आज तक, गफूर ने जवाब दिया और सब हंस पड़े। आशिक को देखो, बात तक करने की हिम्मत नहीं पड़ी। गफूरे, कल तू अकेला नहीं जाएगा, मैंने कहा। भैया भी चलेंगे, गफूर ने ख्वामखा दांत निकाल दिए। हाँ यार, मैं भी देखूं, बहुत दिनों से तारीफ कर रहे हो तुम लोग, मैंने जवाब दिया। और फिर बहुत देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू होती रही। वापसी पर गफूर से प्रोग्राम बन गया। आज दीपू चौपाल में नहीं आया, ना जाने क्यों। बहरहाल ऐसा अक्सर हो जाता था, इसलिए मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। दूसरे दिन सख्त धूप में गफूर मेरे पास पहुंच गया। मैं उसका इंतजार कर रहा था। चलें भैया? हाँ चलो, वक्त हो गया। हाँ भैया, मगर धूप बड़ी सख्त है। गफूर मेरे साथ चल पड़ा। रास्ते में हम दोनों करामत अली की लड़की के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, और फिर बहुत दूर से गफूर ने मुझे करामत की दुकान दिखाई और कहने लगा, वही बैठी है भैया, बस तू यहाँ रुक, मेरा इंतजार कर। मैं नहीं चलूं, गफूर बोला। अबे ना, जिस चीज में मैं दिलचस्पी ले रहा हूँ उसमें किसी और की क्या गुंजाइश, मैंने गफूर को घूरा। हाँ हाँ भैया, ठीक तो है, अब तो वो मेरी बहन है, वो मेरी माँ है।
चल आराम से बैठ किसी दरख्त के साए में, इधर आने की कोशिश मत करना। और फिर मैं कड़ी धूप में तवील फासला तय करने लगा। थोड़ी देर में करामत की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन इतना फासला तय करने से चेहरा सुर्ख हो गया। गर्मी ने परेशान कर दिया। फिर जब दुकान में निगाह डाली तो ठंडी हवाएं चलने लगीं, धूप ढल गई और रूह खुश हो गई। बिलाशुबा वो बेहद हसीन थी। दूध का सा रंग, गजाली आंखें, तीखे खदोखाल। मैले कुचैले कपड़ों ने उसके हुस्न को और दोबाला कर दिया। भूरे बाल बिखरे बिखरे थे। उसे भी गर्मी लग रही थी। करीब पहुंचा तो वो खड़ी हो गई और मुझे ताज्जुब से देखने लगी। बड़ी सख्त गर्मी है, थोड़ा सा पानी मिल सकेगा? मैंने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो जल्दी से बोली। और उसने करीब रखी हुई एक कोरी मटकी से कटोरे में पानी उंडेला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने दोनों हाथों में कटोरा ले लिया। वो आहिस्ता से बोली, छाँव में आ जाएं छोटे सरकार, थोड़े से आगे आ जाएं। अरे तुम मुझे जानती हो? मैंने पूछा। आपको ना जाने के छोटे सरकार, पानी पी लें, उसने कहा और मैंने कटोरा खाली कर दिया। और दूं छोटे सरकार? अभी नहीं। हाँ, अगर यहाँ चंद मिनट दम लेने की इजाजत दे दो तो। आप कहें तो बाबा को जगा दूं, वो बैठक खोल देंगे, वो बोली। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस 2 मिनट तुमसे बातें करूंगा और चला जाऊंगा, मैंने कहा और उसने मासूमियत से गर्दन हिला दी। करामत अली सो रहे हैं? थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा। हाँ। जब करामत चचा सोते हैं तो दुकान बंद क्यों नहीं कर देते? और ग्राहक जो आते हैं? वो तो ठीक है, मगर तुम्हें दुकान पर बिठाना भी तो अच्छा नहीं है। क्यों? तुम बड़ी जो हो गई हो, मैंने उसे देखते हुए कहा और उसने दुपट्टा सीने पर बराबर कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? रुकैया, उसने जवाब दिया। तुम्हें ये बात पता नहीं रुकैया कि तुम अब बड़ी हो गई हो? पता है छोटे सरकार, उसने जवाब दिया। और बेहद खूबसूरत हो, मैंने कहा और वो और खूबसूरत हो गई। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं। कोई तुम्हें और करामत अली को परेशान भी कर सकता है, मैंने कहा और वो चौंक पड़ी। मगर फिर क्या करें छोटे मालिक, हमारा कोई छोटा भाई तो है नहीं। बाबा पूरा दिन तो नहीं बैठ सकते, हमें ही संभालना पड़ता है। घर का काम भी करती होगी तो और क्या, बड़ी मेहनत कराते हैं करामत चचा तुमसे। इससे क्या होता है छोटे मालिक, वो मुस्कुरा कर बोली। लेकिन करामत चचा सोचते क्यों नहीं? तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वो क्या करेंगे? मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा। और रुकैया फिर सुर्ख हो गई। मैं उसे देखता रहा। रुकैया दर हकीकत बेहद खूबसूरत थी और उसकी जवानी फूटती थी। मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई और पहली बार खुद मैंने किसी लड़की के हसूल के बारे में सोचा। बिलाशुबा रुकैया इतनी हसीन है कि उसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, अच्छा हो या बुरा। खामोश क्यों हो गई रुकैया? क्या कहें छोटे सरकार, तुम भी सोच रही होगी ना जाने कहाँ से आ गया है, बातें किए जा रहा है। नहीं छोटे सरकार, आप तो हमारे अपने हैं, हमें तो अच्छा भी नहीं लग रहा कि आप खड़े हैं, पर हम नहीं। रुकैया, अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी नहीं लग रही हैं तो सब ठीक है। बुरी नहीं लग रही छोटे सरकार, उसने शर्माते हुए अंदाज में कहा। शुक्रिया रुकैया, तुम बताओ ना क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो तो ठीक है सरकार, पर किया भी क्या जा सकता है। करामत अली सोने की आदत छोड़ दें, पर बाबा से ये बात कौन कहे? और किसी दिन ऊंच नीच हो जाए तो? नहीं हो सकती ना। बड़े सरकार के होते हुए किसी की मजाल है कि बस्ती की किसी लड़की को कुछ भी हो जाए? बड़े सरकार तो हर वक्त यहाँ नहीं रहते, उनका ख्याल तो रहता है। बहरहाल रुकैया, मैंने एक बात कही थी। अरे हाँ, तुम्हारा रिश्ता भी तो आया था कहीं से। और रुकैया फिर शर्मा गई। उसने शर्मगी निगाहों से मुझे देखते हुए गर्दन हिला दी और मुझे उसकी ये अदा बेहद पसंद आई। फिर क्या हुआ? हमें मालूम नहीं, उसने आहिस्ता से कहा। मालूम तो होगा, बता नहीं रही, ये और बात है। छोटे सरकार, अचानक वो संजीदा हो गई। हम नहीं चाहते छोटे सरकार। क्या नहीं चाहती? यही कि बाबा ये रिश्ता मंजूर करें, उसने कहा और दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। मैंने उसे गौर से देखा, देर तक देखता रहा और फिर मैंने कहा, अगर तुम नहीं चाहती रुकैया तो ठीक है, ये रिश्ता नहीं होगा। छोटे सरकार, आप जरूर हमारी मदद कर सकते हैं, ये रिश्ता ना होने दें। नहीं होगा रुकैया, बेफिक्र हो जाओ, ये रिश्ता नहीं हो सकेगा। उसी वक्त करामत अली की खांसी की आवाज़ सुनाई दी और रुकैया चौंक पड़ी। उसने सहमी हुई निगाहों से अंदर की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोली, बाबा जाग गए। डरने की क्या बात है, ताहम मैं चलता हूँ। हाँ, एक बात और बता दूँ। क्या छोटे सरकार? कल आऊँगा, इंतज़ार करोगी इस वक्त? हाँ, मैंने कहा और उसने गर्दन हिला दी। मैं वहां से चल दिया। उस वक्त धूप का कोई एहसास नहीं रह गया था। रुकैया की आवाज़ कानों में खनक रही थी। ये सब कुछ जिंदगी में पहली बार हुआ था। इससे कबल औरतें मिली थीं, लेकिन वो सही मायनों में औरतें नहीं थीं, कवारी नहीं थीं, मासूम नहीं थीं। वो जिंदगी की इब्तदा बहुत पहले कर चुकी थीं, जबकि रुकैया अभी अभी जवान हुई थी। लेकिन पसंदीदगी, जज्बात,
कोई बहुत बड़ी हैसियत इख्तियार नहीं कर सकते थे। बस वो मुझे एक खूबसूरत लड़की की हैसियत से पसंद आ गई और मैं उसके हसीन जिस्म की लताफतों से महफूज होना चाहता था और बस। गफूर मेरा इंतज़ार कर रहा था और ना जाने उसके दिल में क्या था, लेकिन बज़ाहिर वह मुस्कुरा रहा था। मुझे देखकर हाथ मलते हुए बोला, मुबारक हो छोटे सरकार, काम बन गया। आओ, मैंने कहा और हम वापसी के लिए चल पड़े। गफूर गौर से मेरी शक्ल देख रहा था, वो मेरी जुबान से कुछ सुनना चाहता था। तब मैंने कहा, वाकई वो बहुत खूबसूरत है ना छोटे सरकार? क्या कह रही थी? गफूर बोला, कोई खास बात नहीं, बातें तो बहुत गहरी कर रही थी, पानी भी पिलाया था। मैंने गर्दन हिला दी और फिर मैंने गफूर को छुट्टी दे दी और खुद हवेली की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैं हवेली में था। इस कड़ी धूप में सब लोग घरों में घुसे हुए आराम कर रहे थे। मैं भी अपने कमरे में पहुंच गया। धूप में आने की वजह से बदन जलने लगा। दिल चाहा कि नहा लूं, लेकिन गर्म जिस्म को ठंडे पानी से नुकसान भी पहुंच सकता था। अक्सर ये बात कही गई है, इसलिए मैंने नहाना पसंद नहीं किया और कपड़े तब्दील करके लेट गया। आंखें बंद की तो जहन में रुकैया की शक्ल उभर आई। उसका सरापा निगाहों में घूमने लगा और दिल की धड़कन तेज हो गई। रुकैया, ना जाने कब उसका कुर्ब हासिल हो सकेगा, कब और कैसे। मेरे जहन में प्रोग्राम बनते रहे। अच्छी लड़की है। यहाँ इस हवेली में भी लड़कियां मौजूद थीं, बेशुमार। उनमें से कुछ ऐसी भी थीं जो एक इशारे पर चली आती, लेकिन उनसे राब्ता खत्म हो चुका था। अब दोबारा उन्हें सर पर सवार करना मुनासिब नहीं था। लेकिन उस वक्त रुकैया के ख्याल ने उस वीरान दोपहर में खासा परेशान कर दिया। बदन टूट रहा था, जहन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। बेचैन होकर उठ गया, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। उसी वक्त मुलाजमा नजर आई, जो 15 साल की लड़की थी। घर के काम करती थी, बिल्कुल नौखेज, जवानी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। सुन, मैंने उसे इशारा किया और वो ठिठक गई। फिर मेरे पास आ गई। जी सरकार, उसने आहिस्ता से कहा। कहाँ जा रही है? अपने क्वार्टर में सरकार, उसने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। अरे तो डर क्यों रही है, खा जाऊंगा तुझे। मैंने कहा, आ अंदर आ। मैंने कहा और वो जल्दी से अंदर आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। लड़की ने कुछ न कहा। मेरे बदन में दर्द हो रहा है, दबाएगी, इनाम दूंगा। जी सरकार, उसने सादगी से जवाब दिया और मैं बिस्तर पर लेट गया। वो हाँपती बैठ गई और फिर उसके हाथ बदन पर रेंगने लगे। वो काफ़ी ज़ोर से दबा रही थी और मैं उसके चेहरे और जवानी का जायज़ा ले रहा था, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर कोई तगय्युर महसूस ना किया सिवाय हैरत और खौफ के, और मुझे इस पर झुंझलाहट होने लगी। अब उस सहमी हुई लड़की को मैं किस तरह राह पर लाऊं? किसी शाहीन की तरह उस चिड़िया को दबोच लूं तो ये बेचारी चीख भी ना सकेगी। लेकिन इससे फ़ायदा क्या? क्या जिन्स सिर्फ दरिंदगी का नाम है? हरगिज़ नहीं। जब दोनों तरफ लतीफ़ जज्बात ना हो, जिन्स का ये फ़ेल बेमज़ा है। मुमकिन है ये नौखेज़ लड़की अभी जवानी के रमूज से वाकिफ़ ही ना हो। ऐसी लड़की को इस दोपहर में अपने कमरे में बंद करके ख्वामखा की बदनामी मोल लेने से क्या फ़ायदा? उसके जज्बात नहीं उभरेंगे। चुनाचे मैंने पाँव खींच लिए। सुन, मैंने उसे मुखातिब किया। जी छोटे सरकार। इनाम लेगी? मैंने पूछा और उसने गर्दन झुका दी। तब मैंने कुछ नोट निकाल कर उसे दिए और वो बच्चों की तरह खुश हो गई। चल भाग यहाँ से, मैंने कहा और वो तितली की तरह दरवाज़ा खोलकर भाग गई। मैं कुछ और बोर हो रहा था। बिला वजह वक्त ज़ाया किया। मैंने कमरा बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा। नींद ने आकर सारी कैफियतों को भुला दिया। और फिर शाम चौपाल थी। दीपू आज भी गायब था। आज मैंने उसकी गैर मौजूदगी को महसूस किया और दूसरों से उसके बारे में सवाल किया, लेकिन किसी की दीपू से मुलाकात नहीं हुई। जब मैंने रूपचंद को दीपू के घर भेजा कि उसे बुला लाए, तो रूपचंद ने आकर बताया कि दीपू 2 दिन से कहीं गया हुआ है। 2 दिन से? मैं सोच में डूब गया। मैंने रुकैया के बारे में सोचा। आज तक जिस अंदाज में औरतों का कुरब मिलता रहा था, रुकैया का मामला इससे मुख्तलिफ था और थोड़ा सा खतरनाक भी। मैंने फैसला कर लिया कि आज रुकैया से कुछ खुलकर बातें करूंगा। मैंने महसूस किया था कि रुकैया भी मुझसे किसी हद तक मुतासिर है। बड़ी मुश्किल से दोपहर का वक्त हुआ और जब सब घर वाले आराम करने चले गए, मैं घर से बाहर निकला और करामत अली की दुकान की तरफ चल पड़ा। मैं लोगों की निगाहों से बचता हुआ चल रहा था ताकि कोई सर न पड़ जाए, लेकिन तेज धूप ने मेरा साथ दिया। उस वक्त अमूमन लोग घरों में दुबके होते थे। रुकैया की गुफ्तगू मेरे कानों में गूंज रही थी। आप कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता नहीं हो सकेगा। भला कौन हो सकता है मेरे बगैर रुकैया का रिश्ता? वो मेरी मंजूरी नज़र थी। जिस वक्त मैं रुकैया के पास पहुंचा तो मेरा चेहरा धूप की तमाज़त से तमतमा रहा था। रुकैया ने मुझे दूर ही से देख लिया। वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। आ गए छोटे सरकार? उसने खुश होकर कहा। हाँ रुकैया,
अरे तुम्हारा चेहरा तो लाल भभूका हो रहा है, धूप बहुत सख्त थी। तो तुम इस धूप में सिर्फ मुझसे मिलने आए हो तो और क्या? कैसे अच्छे इंसान हो तुम छोटे सरकार, छाँव में आ जाओ। बाबा अंदर के कोठे में हैं, अभी गए हैं, देर में आएंगे, रुकैया ने कहा और मैं दुकान में चला गया। रुकैया ने जल्दी से मटकी से ठंडा पानी उंडेला और मुझे पेश कर दिया। वो बहुत मसरूर नजर आ रही थी। एक बात बताओ रुकैया। जी छोटे सरकार। इस कड़ी धूप में कौन सौदा लेने आएगा? करामत अली चचा इस वक्त दुकान क्यों खोले रहते हैं? क्या बताऊं, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। कोई भाई होता तो। ओह हाँ, तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है। बाबा सोचते हैं मुमकिन है कोई गाहक ही आ जाए, गाहक का वापस लौटना मुमकिन नहीं। मैं समझ गया, करामत अली लालची आदमी था। मैंने पानी पिया और किसी हद तक पुरसुकून हो गया। मैंने रुकैया को देखा। वो कल ही के कपड़े पहने हुए थी और कल ही की मानिंद हसीन नजर आ रही थी। एक बात पूछूं रुकैया? पूछो छोटे सरकार। तुम्हें वो रिश्ता क्यों पसंद नहीं? रुकैया का सर झुक गया। वो दुपट्टे के पल्लू को उंगली में लपेट रही थी। जवाब दो रुकैया, मैंने उसे खामोश देखकर कहा। हम क्या बताएं छोटे सरकार, कुछ तो बताओ। हम नहीं बता सकते। आखिर क्यों? हमारी जुबान नहीं खुलेगी, रुकैया ने कहा और मैं मुस्कुरा उठा। रुकैया अपने अंदाज में इजहार मोहब्बत कर रही थी। इससे ज्यादा वो क्या कह सकती थी? जुबान खोल दो रुकैया, मैंने उसके बाजुओं पर हाथ रखते हुए कहा। हम ना खोलेंगे सरकार। तुम्हें किसी से मोहब्बत है? मैंने पूछा और उसने गर्दन हिला दी। किससे? सरकार। रुकैया और शर्मा गई। उसने अपने बाजू से मेरा हाथ हटाने की कोशिश भी नहीं की। मैंने उसके बाजू को पूरी तरह से गिरफ्त में ले लिया। हम भी तुम्हें चाहते हैं रुकैया, हम भी तुम्हें पसंद करते हैं, फिक्र मत करो। करामत अली के हालात बदल जाएंगे, हम उसे फिक्रे मुआश से बेपरवाह कर देंगे। मैंने रुकैया की कमर में हाथ डाल दिए। सरकार। रुकैया की सहमी हुई आवाज़ उभरी और वो एक झटके से मेरी गिरफ्त से निकल गई। नहीं नहीं सरकार, नहीं नहीं, वो सख्त हिजान के आलम में बोली। अरे क्या हो गया तुम्हें? अभी तो हम तो सरकार तुम्हें भाई की तरह चाहते हैं, रुकैया ने कहा और मेरा सर घूम गया। क्या कहती हो? मैं गुर्राया। खुदा की कसम छोटे सरकार, मेरे बैरन में कोई भाई नहीं है। मैं तो बको मत। मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि उसकी गर्दन दबा दूं। क्या समझती है खुद को? तू मेरी बहन बनने के लायक है? मैं दुकान से बाहर निकल आया। रुकैया बिलक बिलक रो रही थी। हमें बहन बना लो सरकार। मैं गुस्से से खौलता हुआ वहां से चला आया। धूप कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा बदन गुस्से की शिद्दत से खौल रहा था। सीधा घर आया। किसी को ये बात नहीं पता चल सकी। ये क्या हो गया? अजीब अहमक लड़की थी। आखिर किसे चाहती है? बेवकूफ़ गधी। अपने कमरे में आकर माहिए बे आपकी तरह तड़पता रहा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक पड़ा। कौन है? मैंने गुर्राई हुई आवाज में पूछा। मक्खन सरकार। जवाब मिला और मैंने दरवाजा खोल दिया। कल वाली नौखेज छोकरी मेरे सामने मुस्कुरा रही थी। क्या बात है? मैंने जलती आंखों से उसे देखा। बदन दबाएंगे सरकार, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे पूरे बदन में चिंगारियां दौड़ गईं। वो इनाम के लालच में आज फिर आ गई थी, लेकिन मैं कल की तरह पुरसुकून न रह सका। आज मेरी जहनी कैफियत दुरुस्त नहीं थी। उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया, जोर से भींच लिया, फिर उसे गोद में उठाकर मसहरी पर ले आया। मक्खन सख्त हैरान थी। मैंने वापस पलटकर दरवाजा बंद किया और मसहरी पर पहुंच गया। मक्खन एक भरपूर औरत की मानिंद मसहरी पर लेटी हुई थी। या तो वो मेरे इस अंदाज पर शशदा रह गई थी और उठने की हिम्मत नहीं कर सकी थी, या उसका दिल ही उठने को नहीं चाह रहा था। क्यों आई थी? मैंने उस पर छाते हुए पूछा। बदन दबाने सरकार। उसकी मुस्कुराहट सुकड़ गई। इनाम के लालच में? इनाम नहीं सरकार, इनाम नहीं। उसने अपनी मैली ओढ़नी का पल्लू खोला और जो कुछ मैंने उसे कल दिया था उसने मेरे सामने डाल दिया। फिर क्यों आई थी मक्खन? मैंने नरम लहजे में पूछा। सरकार, खिदमत करके स्वाद मिला था, लेट जाइए सरकार, बदन दबा दूं। उसके हाथ मेरे बदन पर आए और वो उठकर बैठ गई, लेकिन मैंने उसे दोबारा मसहरी पर गिरा दिया। आज मैं खुद मक्खन का बदन दबाना चाहता था। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मक्खन मेरे कमरे से बाहर निकली तो मुस्कुरा रही थी। वह पुरसुकून थी और मेरे जलते हुए जहन को भी सुकून मिल गया। रुकैया ने जो आग जहन में लगा दी थी वो मक्खन ने सर्द कर दी। चुनाचे मुझे नींद आ गई और मैं शाम को काफ़ी देर तक सोता रहा। फिर उठा, नहाने धोने के बाद चाय वगैरह पी और बाहर निकल आया। रुकैया की बातों से जहन अभी तक खराब था, लेकिन एक मैली कुचैली 14 साल लड़की ने मेरे मकदर को काफ़ी हद तक दूर कर दिया। हवेली से मैं घोड़े पर निकला। बस बाहर ही निकला था कि जहन में दीपू का ख्याल आ गया और मैंने घोड़े का रुख दीपू के मकान की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद मैं दीपू के दरवाजे पर खड़ा था।
मैंने दस्तक दी तो दीपू का बाप बाहर आ गया। मैंने उसके चेहरे की उदासी महसूस की। अरे छोटे सरकार, सलाम छोटे सरकार। उसने मेरे घोड़े की बाग पकड़ ली। आओ सरकार, नीचे उतरो, आओ, उसने मोहब्बत से कहा। दीपू अभी नहीं आया चाचा, मैंने पूछा और बूढ़े के चेहरे पर गम के तासुरात उभर आए। उसने इधर उधर देखा और गमज़दा आवाज में बोला, अंदर नहीं आएंगे छोटे सरकार। हाँ क्यों नहीं चाचा, मैं घोड़े से उतर आया। आपने दीपू के बारे में नहीं बताया, मैंने उसके साथ घर में दाखिल होते हुए कहा। दीपू शायद अब कभी नहीं आएगा, दीपू के बाप ने जवाब दिया और मैं चौंक पड़ा। बूढ़े की आवाज में भर्राहट थी। मगर क्यों चाचा, उसे क्या हुआ? बूढ़े ने कमरे में आने तक कुछ नहीं बताया, मुझे बैठक में ले आया और फिर बोला, दूध ले आऊं छोटे सरकार? इस वक्त कुछ नहीं पीऊंगा चाचा, तुम मुझे दीपू के बारे में बताओ। का बताऊं छोटे सरकार, जुबान ना ही खुले है, पर तुमसे छुपाने को भी दिल नहीं चाहे। किसे बता दें, आखिर मन रोग, कौन सुनेगा? बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सुनूंगा चाचा, तुम जल्दी बताओ, मैं परेशान हूं, मैंने किसी कदर झुंझलाहट से कहा। दीपू बुरे रास्ते पर था। दीपू के लक्षण बहुत बिगड़ चुके थे। फिर भगवान की सौगंध, मुझे मालूम नहीं, वरना मैं ये सब कुछ ना होने देता। वो डाकुओं का सरदार था छोटे सरकार, वो करण सिंह के गिरोह में शामिल था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ चाचा? मैंने गहरी निगाहों से बूढ़े को देखते हुए पूछा। पहले तो नहीं मालूम था सरकार, वो अक्सर रातों को चला जाता और 2 दिन में आता। उसने बहुत माल कमाया, मगर छुपा छुपा कर अपनी माँ को देता रहा। उस बेवकूफ़ ने मुझे नहीं बताया। बेटे की शादी की ख्वाहिश में ऐसी मगन थी कि बेटा ये माल कहाँ से लाता है। फिर वो जख्मी होकर आया और मैं पागल उस समय भी नहीं समझा कि माजरा क्या है। वो ठीक हो गया और फिर उस शाम वो खेतों में गया। मैं भी उधर ही से आ रहा था कि घोड़ों पर सवार 4 आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनके पास बंदूकें भी मौजूद थीं। उस समय दीपू की कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मैं ताक में जरूर था। तब मैंने देखा कि वो दीपू को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि सब आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। मैंने चुपचाप आगे बढ़कर उनकी बातें सुनी, तब भेद खुला। क्या बातें हो रही थी चाचा? मैंने जल्दी से पूछा। उनमें से एक कह रहा था, मगर दीपू भैया, तुम गिरोह को कैसे छोड़ सकते हो? गिरोह तो मैं छोड़ चुका हूँ लक्खू, करण सिंह ने मुझे खत्म करने में कौन सी कसर छोड़ी थी। मगर तुम मरे तो नहीं? हाँ, इत्तेफाक है। ये बात तो तुम जानते हो कि जीवन में करण सिंह का कोई आदमी गिरोह नहीं छोड़ सकता। जब गिरोह में रखते हैं तो सौगंध ली जाती है। मगर करण सिंह ने मेरा जीवन ही कहाँ छोड़ा, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जिंदा हो, डाकू हमेशा डाकू रहता है भैया। चलो, तुम्हें सरदार ने बुलाया है। सरदार ने? दीपू इस खबर पर चौंक पड़ा। वह बहुत देर तक उस आदमी को खामोशी से घूरता रहा और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं नहीं जाऊंगा लक्खू, अब मैं नहीं जाऊंगा। मगर हम तो तुम्हें लेने आए हैं, जबरदस्ती ले जाओगे? दीपू ने उनसे पूछा। जैसे भी बन पड़ेगा, लक्खू ने कहा और बाकी तीनों ने बंदूकों की बागें दीपू के बदन पर रख दी। तुम्हें बताओ, ऐसे समय पर क्या बोलता? फिर क्या हुआ चाचा? मैंने हैरत से पूछा। होता क्या, वो दीपू को ले गए। जाने क्या किया उस पापी का, किसी को क्या बताऊं। हम सब तो रो भी चुपके रहे हैं ताकि किसी को पता न चल सके। बूढ़े ने सिसकते हुए कहा। मेरा जहन सनसना उठा तो दीपू फिर उनके चक्कर में फंस गया। लेकिन वो किस सरदार की बात कर रहे थे? कौन सरदार बन गया? और सरदार बनने के बाद उसने दीपू को उठवा लिया। जो कुछ भी हुआ, अब क्या किया जाए? ये तो बड़ी अहमकाना बात होगी कि मैं दौड़ा जाऊं और उन्हीं गारों में जा घुसूं। इस बार जिंदगी वापस लाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ना जाने नया सरदार कौन है और किस खसलत का इंसान हो। सख्त बेचैनी पैदा हो गई। का बताएं छोटे सरकार, कुछ समझ में नहीं आवे है। घबराने की बात नहीं है चाचा, दीपू घर वापस आ जाएगा। इसके अलावा बूढ़े से कुछ नहीं कह सका और फिर वहां से उठकर चलाया। लेकिन मैं जहनी तौर पर परेशान हो गया। अब क्या करूं? उन लोगों में जा घुसना सीधा मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ है। हाँ, अगर दीपू की जिंदगी की जमानत मिल सकती तो मैं एक बार फिर दरिंदों की किच्चार में घुसने की हिम्मत कर सकता था। रात को चौपाल में भी मेरा दिल न लगा। चौपाल में रुकैया की बातें होती रहीं, लेकिन मैंने उसमें ज्यादा हिस्सा नहीं लिया और दूसरे लोग समझ गए कि मैं इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा, इसलिए खामोश हो गए। मैं वापस चल पड़ा। मेरा रुख हवेली ही की तरफ था कि छोटे तालाब से गुजरते हुए मैंने अपने घोड़े के अलावा दूसरे घोड़े के टापों की आवाज सुनी और चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। एक घोड़ा मेरी तरफ आ रहा था। मैंने चौंक कर अपने घोड़े को रोक लिया। तब मुझे दीपू की आवाज सुनाई दी। अरे भैया, भगवान की सौगंध, इस समय कुछ और भी मांगता तो मिल जाता। दीपू, तुम आ गए। हाँ भैया, मुझे यकीन था कि तुम मेरे लिए परेशान होगे, दीपू ने घोड़े से उतरते हुए कहा।
मैंने भी अपने घोड़े की पुश्त छोड़ दी। दीपू के इस तरह आ जाने से मुझे बेहद खुशी हुई, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में तजस्सुस ही तजस्सुस था। मैं जानना चाहता था कि दीपू पर क्या गुजरी। लेकिन दीपू, मुझे पता चला था कि तुम्हें कुछ लोग पकड़ कर ले गए थे, मैंने बेचैनी से कहा। करण के आदमी थे वो, और कौन हो सकता था? तुम्हें मालूम है करण सिंह जिंदा है, दीपू ने कहा और मैं उछल पड़ा। जिंदा है? हाँ, एक हाथ कट चुका है उसका, टांग भी खराब हो गई है, मगर बिल्कुल बदल गया है वो। कैसे? मैंने सवाल किया। पागल तो वो है, तुझसे मार खाकर वो और इज्जत करने लगा है। कह रहा था कि हमें मालूम होता कि तेरी बस्ती में ऐसा जाला मौजूद है तो हम उसके एहतराम में उधर का रुख कभी ना करते। ओ, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। करण सिंह सचमुच बड़ा अजीब है। किसी के घोड़े की एक ठोकर गलत हो जाए तो करण सिंह उसकी टांगे तोड़ देता है, और किसी की बात पसंद आ जाए तो निहाल हो जाता है। तुम्हारे मामले में तो उसकी अजीब हालत है भैया। क्या? मैंने पूछा। बस तुम्हारा नाम इस तरह लेता है जैसे मुंह में मिठाई घुल रही हो। जख्मी होने के बाद उसे कई घंटे के बाद होश आया। उस बस्ती में भी उसका एक आदमी रहता है, लक्खू ने उसे देख लिया और फिर वो करण सिंह को 30 घड़ी ले आया। 20 दिन तक करण सिंह के हवास बहाल नहीं हुए। फिर उसके आदमी शहर से किसी बहुत बड़े डॉक्टर को उठा लाए। उसने जी तोड़कर इलाज किया, एक हाथ काटा, तब करण सिंह ठीक हो सका। ठीक हो जाने के बाद उसने अपने आदमियों को बताया कि उसकी ये हालत बनाने वाला कौन था। तुमने वहां अपना नाम पूर्णा बताया था ना? हाँ, मैंने जवाब दिया। करण सिंह ने बताया कि पूर्णा दरअसल यूसुफ था, दीपू की बस्ती का रहने वाला, जिसने उनके डाके की कोशिश नाकाम बना दी। तब उसके आदमी दीवाने हो गए। उन्होंने कस्में खा ली कि वो पूरी बस्ती को राख का ढेर बना देंगे, करण सिंह का इंतकाम लेंगे। लेकिन करण सिंह ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, और भैया उसने कहा कि वो उस जाले इंसान से क्या इंतकाम लेंगे जिसने करण सिंह जैसे जाले की ये हालत बनाई। करण सिंह के लोगों का यह ख्याल था कि अब यूसुफ पुलिस को इस जगह के बारे में बता देगा। वो बहुत मुज़रिब थे और दिन रात पहरा दे रहे थे। लेकिन करण सिंह को जब मालूम हुआ तो उसने गुर्राते हुए कहा, गधे के बच्चों, इंसान की तमीज करो। बहादुर आदमी कभी घटियापन नहीं करता। वो पुलिस को खबर नहीं करेगा, इत्मीनान रखो। क्योंकि उसने अपनी बस्ती से करण सिंह को भगा दिया था और उसने अपने दोस्त का बदला भी ले लिया। अगर वो चाहता तो चालाकी से करण सिंह का पूरा खजाना खाली कर देता, मगर वो जाला है। और भैया करण सिंह ने मेरी बड़ी इज्जत की, अपने पास बिठाया और कहा कि तू बहुत बड़ा आदमी है दीपू, कि तुझे ऐसा दोस्त हासिल है। यार, हम यहाँ पूरी जिंदगी कोशिश करते रहे, एक भी दोस्त ना मिल सका। वो तुमसे बहुत मुतासिर है। मैंने एक गहरी सांस ली। उसने मुझसे एक दरख्वास्त भी की है भैया। क्या? उसने कहा है कि यूसुफ को किसी तरह उससे मिला दूं, एक बार तुम्हें उसके पास ले आऊं। उसने ये भी कहा है कि अगर यूसुफ हमारे गिरोह में शामिल हो जाए तो गिरोह की तकदीर जाग उठे। करण सिंह जोश में बोला, अरे, मैं उसे गिरोह की सरदारी सौंप दूंगा और खुद उसके मातहत की हैसियत से काम करूंगा। ये उसकी चालाकी है दीपू, मैंने कहा। नहीं भैया, वो जात का ठाकुर है, जो बात मुंह से निकालता है उसे पूरा करता है। तो तेरा क्या ख्याल है? मैंने हंसकर कहा। मैं क्या कहूँ भैया, तू चाहता है मैं करण सिंह के गिरोह में शामिल हो जाऊं? सच्ची बात पूछो भैया तो वो जितना तुमसे मुतासिर है उसके तहत मैं यही चाहता हूँ। नहीं दीपू, ये मुमकिन नहीं है, और मुझे क्या पड़ी है कि डाके मारता फिरूं? तुम्हारी मर्जी है भैया, मेरी मान दीपू। तो अब तू भी ये चक्कर छोड़ दे, मेहनत मजदूरी कर। मुश्किल है भैया। क्यों? मैंने पूछा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, करण सिंह के जीवन में ये नामुमकिन है। वो ये बात कभी पसंद नहीं करेगा कि उसके गिरोह का कोई आदमी ऐसी जिंदगी बसर करे जो उससे अलग हो। अगर मैं ऐसा करूंगा भैया तो किसी दिन खामोशी से मुझे गोली मार दी जाएगी। बुरा फंस गया है तू, बहरहाल तेरी मर्जी। अब घर वालों से क्या कहेगा? उन्हें मालूम तो हो ही गया है। अब मैं देखूंगा कि वो खुद मुझसे क्या कहते हैं। मगर भैया, क्या बात है? तुम इस बारे में नहीं सोचोगे, करण सिंह के गिरोह में शामिल होने के बारे में? हाँ यार दीपू, अभी ऐश की मिल रही है। अगर कभी डाके डालने की जरूरत पेश आई तो करण सिंह के गिरोह में शामिल हो जाएंगे, मैंने जवाब दिया। मगर मैं उसे क्या जवाब दूं? मेरी तरफ से उसे जिंदगी की मुबारकबाद दे देना और कह देना कि जरूरत पड़ी तो उसके पास आ जाऊंगा, मैंने कहा, और दीपू ने गर्दन हिला दी। फिर मैं वापस घर की तरफ चल दिया। रात को बिस्तर पर लेटा तो बहुत से ख्यालात जहन में गुडमुड थे। दीपू, रुकैया और मक्खन। रुकैया का ख्याल खून खौला देता। कैसी बेइज्जती की थी उसने मेरी, भैया समझती है। फिर इश्क किससे करती है ये बात तो मालूम होनी चाहिए। पता तो चले उसका आशिक कौन है, फिर देखूंगा ये इश्क किस तरह जारी रहता है। दिमाग दुरुस्त ना कर दिए तो यूसुफ नाम नहीं। फिर दीपू के बारे में सोचा, करण सिंह जहन में आया और ना जाने क्यों खुशी महसूस हुई। अच्छा हुआ कि करण सिंह की जिंदगी बच गई।
वैसे सचमुच अजीब इंसान है। मैंने तकरीबन नाकारा कर दिया। उसकी जिंदगी बच जाने से मुझे भी खुशी हुई। और फिर नौखेज मक्खन कमाल की लड़की थी। एक दिन पहले इतनी मासूम महसूस हुई कि मुझे अपने जज्बात को थपकियां देनी पड़ी और मैंने उसे भगा दिया। लेकिन आज यूं महसूस हुआ जैसे ये छोटी सी लड़की जिंदगी के सारे रमूज से आशना हो। निहायत हैरत की बात थी। इन्हीं ख्यालात में नींद आ गई और फिर सुबह खुशगवार थी। जहन पर कोई नागवार बोझ नहीं था। हस्बे मामूलात में मशगूल हो गया। कोई खास बात न थी। दिन गुजरा, दोपहर हुई और मक्खन अंदर आ गई। हालांकि मुझे उसका इंतजार नहीं था, लेकिन नौखेज लड़की ने जवानी का पहला फल चख लिया था। वो उसकी लज्जत से सरशार हो गई थी और अब वो उस लज्जत को बार बार हासिल करना चाहती थी। इस सख्त दोपहर में वो मेरे लिए ज़हनी शगुफ्तगी का बायस थी। मैंने उसे अंदर आने से नहीं रोका, लेकिन गड़बड़ हो गई। हवेली के एक बूढ़े मुलाजिम ने उसे मेरे कमरे से निकलते देख लिया। बात पोशीदाना रखी गई और मुझे उसी वक्त बुलाया गया। मक्खन को न सिर्फ हवेली से बल्कि बस्ती से भी निकाल दिया गया। मेरी वालदा ने कड़ी निगाहों से घूरते हुए कहा, तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई। मैं समझा नहीं। क्या तुम्हें यह एहसास भी ना हुआ कि वो तुम्हारे म्यार की नहीं? कौन? मैंने हैरत से कहा। मक्खन की बात कर रही हूँ, वालिदा ने कहा और एक लम्हे के लिए तो मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। हालांकि मैं इन बातों की ज्यादा परवाह नहीं करता था, लेकिन ना जाने क्यों वालदा साहिबा के इस अचानक हमले से मैं बौखला गया। फौरी तौर पर मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा और मैं खामोश रहा। शादी करना चाहता है? वालदा साहिबा ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर ये जवानी क्यों हाथों से निकली जा रही है? मेरी दरख्वास्त है, मेरी किसी मामले में दखल ना दिया जाए, मैंने भारी आवाज में कहा। यूसुफ, सारी जिंदगी तेरी वजह से जलील होती रही हूँ, पूरी उम्र गुजार दी है। अपने शौहर की निगाहों में हकीर होते, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। मैं तो माँ हूँ, लेकिन कोई बर्दाश्त कर सके या ना कर सके मुझे परवाह नहीं है। मैं खड़ा हो गया। बैठ जा यूसुफ, तुझे सुनना होगा। हरगिज नहीं अम्मी, हरगिज नहीं। मैं कह चुका हूँ कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए, मेरे किसी मामले में मदाखलत ना की जाए, मैंने कहा और बाहर निकल आया। फिर मैं घर नहीं गया, चौपाल पर पहुंच गया। साथियों ने मेरे बदले हुए मूड को महसूस किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। दीपू भी था।